हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सभी? हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? बढ़िया है एकदम। चलो जी, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। आप भी बढ़िया, मैं भी बढ़िया, हम सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। ओके बेटा, चलें तो आगे स्टार्ट करते हैं बेटा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये हमारा चल रहा था। कल हम क्या करने वाले हैं? कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। कल एनसीईआरटी कसरत यानी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बहुत दिन हो गए हैं, है ना? बहुत दिन हो गए ना सर, एनसीईआरटी कसरत नहीं कराई, एनसीईआरटी कसरत नहीं कराई सर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कराई है। तो कल अपन जी भर के कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बोल बम। चलो डन, ओके जी, बढ़िया। लव यू टू। लव यू सर, लव यू टू। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब बीच बीच में ये मत बोलना एनसीईआरटी कसरत कब कराओगे, इजीली स्टार्टिंग में बता दी जाती है जो भी इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हाँ जी। हेलो सर, पार्थ सर कहाँ हैं? चलेगा बेटा, हरिद्वार चले गए। चल मेरे भाई इधर आ, ध्यान से सुन। हम यहाँ पर पुरुष जनन तंत्र पढ़ चुके थे, स्त्री जनन तंत्र पढ़ चुके थे, युग्मक जनन पढ़ चुके थे, आर्तव चक्र पढ़ चुके थे। कल हम लोगों ने आर्तव चक्र पढ़ा था। अब अगला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है? निषेचन और अंत्यारोपण। लेकिन ये पढ़ने से पहले हमने आर्तव चक्र की एनसीईआरटी रीड आउट नहीं करी थी, और मैंने कल जाते जाते कल लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि कल आकर हम एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे। किसकी? आर्तव चक्र की। लेकिन एक है, पूछो। हाँ जी, हमने सर ये कब बताया आपने? कल की क्लास में लास्ट में बताया था कि कल जब मैं आऊंगा तो एक बार एनसीईआरटी रीड आउट कर लेंगे, क्योंकि हम जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ साथ एनसीईआरटी रीड आउट करते जा रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी, डन। तो अभी हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी में हमें क्या पढ़ना है? आर्तव चक्र। इससे पहले वाला टॉपिक हम एनसीईआरटी का पढ़ चुके थे, अंडोत्सर्ग पढ़ चुके थे। सॉरी, इससे पहले हम अंड जनन का एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, शुक्र जनन एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, है ना? तो हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर करते जा रहे हैं। अगर किसी बालक ने कहते कि सर एनसीईआरटी कब कराओगे, सर एनसीईआरटी नहीं कराइए, तो यहीं से उड़ता हुआ आपके गाल पर एक लपाड़ा पड़ेगा, है? हाँ जी सर, एक क्वेश्चन है कि स्पर्म दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। हाँ बेटा, दो प्रकार के होते हैं विक्रम। जो भी बच्चा था जिसने पूछा, हाँ मेरे भाई, दो प्रकार के हैं। एक होता है जिसमें एक्स गुण सूत्र होता है, एक होता है जिसमें वाई गुण सूत्र होता है। तो दो प्रकार के होते हैं शुक्राणु। इधर पढ़ मेरे भाई, ध्यान से सुन। पहले एक बार आर्तव चक्र देख ले, बाकी और किसी को क्या तकलीफ है? कहाँ है भैया? अरे आज डाला नहीं है क्या? डाला है क्या? हाँ जी सर, बैकलॉग सीरीज कब से स्टार्ट होगी? मंडे को होगी बेटा। और वो बैकलॉग सीरीज जो होगी, आई थिंक वो यूट्यूब पर भी होगी, यहां पर भी होगी, दोनों जगह। पता नहीं यहां होगी कि नहीं होगी। बैकलॉग सीरीज मतलब एक तरीके से जो भी हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला जो चैप्टर है, उसको हम एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगले एक महीने जो है आपकी बैकलॉग सीरीज ना बोलकर मैं बोलूंगा वन शॉट होंगे। जो आप ही का ही जो कंटेंट आपको पढ़ाया है वो दोनों जगह मिलेगा। तो वो मैं एक चीज बताने वाला था, तो एक बार सुन लीजिएगा। मंडे को होएगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला चैप्टर। मंडे को होएगा सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला चैप्टर। थर्सडे को होएगा पुष्पे पादपों में लैंगिक वाला चैप्टर जो होएगा। ठीक है, 12 बजे होएगा। और मेरी जिस दिन क्लास होएगी वन शॉट वाली, उस दिन आपके बैच में क्लास नहीं होगी, क्योंकि लंबी क्लास होगी, पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा। उस दिन क्लास नहीं होगी। तो मेरी मंडे को क्लास नहीं होगी और थर्सडे को क्लास नहीं होगी। ये 4 वीक तक होएगा, क्योंकि हमें वो 4 चैप्टर पूरे के पूरे एक एक ही दिन में पूरे के पूरे रिवाइज करने हैं। ठीक है जी, चल ओके। हाँ जी, और सर जी जब स्पर्म नहीं आता है तब उस अंडाणु का क्या होता है?
बेटा वो अंडाणु नहीं होता है मिस यास्मीन, वो द्वितीय अंडक होता है। वो द्वितीय अंडक जो वेट कर रहा था शुक्राणु की, जब शुक्राणु नहीं आएगा तो ऑब्वियसली बात है उसमें विभाजन कंप्लीट नहीं होएगा और वो लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। उसका जीवन काल जो था वो फैलोपियन नलिका में द्वितीय अंडक का वो कितना था, 24 से 48 घंटे का था, वो तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। भक्षण कोशिका उसका क्या कर देंगे, भक्षण कर देगी। ओके, नो प्रॉब्लम। सर आप मेरे कमेंट का उत्तर नहीं देते हो। किशन कुमार, अगर यही करता रहेगा तो कहां से दूंगा? क्वेश्चन पूछना भाई। ठीक है, आंसर डाउट। सागर, कहां है आंसर? सर ये क्वेश्चन बता दीजिए। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकतर स्तनधारियों में वृषण शुक्राशय के अंतर्गत स्थित होते हैं? एक काम करिए यहां पर बेटा, यहां पर शिवानी इसको ना सही करिएगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिकतर स्तनधारियों में वृषण कोश के अंतर्गत स्थित होते हैं? शुक्राशय नहीं, इसको वृषण कोश कर लीजिएगा, इसको यहां पर वृषण कोश कर लीजिएगा। तो वृषण कोश में क्यों जा रहे थे? ताकि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके, शुक्र जनन हो सके। हाँ जी सर, स्पर्म का जीवन काल बता दो। तेरे को मैं कुछ नहीं बताऊंगा शिवम गिरी, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्लास लेनी नहीं है, क्लास सुननी नहीं है, कई बार बता चुका हूं। 72 आवर्स तक का लाइफ स्पैन है, 72 आवर्स, 3 दिन तक, कई बार बोल चुका हूं। सर 1 शॉट क्लास लेना जरूरी है? यस जरूरी है मेरे भाई। जिसको रिवीजन करना है, एक ही बार में पूरा का पूरा चैप्टर सुनना है, समझना है। तीनों की होगी, फिजिक्स भी होगी, केमिस्ट्री भी होगी, बायो भी होगी, तीनों सब्जेक्ट की होगी। एक दिन पूरा का पूरा 1 शॉट होएगा, पूरा का पूरा लेक्चर होएगा, जिसमें होमवर्क भी दूंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। हालांकि वो सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज करेंगे क्वेश्चंस को भी। क्लास में भी थोड़े बहुत होमवर्क, क्लास में भी थोड़े बहुत क्वेश्चन कराऊंगा और पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे। हाँ जी, यार तुम बावली तो नहीं हो लड़की, तुम वैष्णवी। कल तुमको यही वाला प्रश्न बताया है, फिर तुम उठाकर बार बार वही चीज तुम पूछ रही हो। कल तुमको बताइए ये चीज, फिर तुम वापस से वही चीज पूछ रही हो। तुम क्या चाह रही हो, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। सर एनसीईआरटी में एक मिस्टेक है, वहां यूट्रस। अभी पढ़ेंगे दिव्यांशु, अभी। सर लेक्चर 4 की क्लास पीडीएफ नहीं आई है, एक बार चेकआउट कर सकते हो कि तुम्हारे फोन में है, बैच है, इसमें है, डाउटनट की है, तुम चेक कर लोगे? डाउटनट का एप्लीकेशन यहां पर है, देखो यहां पर, इसमें अब देख लोगे ना? बताऊं, देख लोगे? इसमें एक बार बैक करना, इसमें मित 2025, इसमें पहले की क्लास जीव विज्ञान, और ये मानव जनन लेक्चर नंबर 4 का पीडीएफ, लेक्चर 4 का पीडीएफ देखना। पीडीएफ कहाँ आएगा इसमें? यहाँ पर होएगा लेक्चर में पीडीएफ, और इसमें यहाँ पर टीचर स्लाइड में देखना, यहाँ पर लेक्चर 4 का है तो सही यार, मानव जनन। वो मैं अपने हिसाब से देखूंगा निशांत गुप्ता। हाँ जी आया तो है। सर कौन से बैच में होगा 1 शॉट वीडियो? यूट्यूब पर होएगा 12 बजे। सर आपने बोला था कि खुद से लिखना है। अच्छा ये वो वाला लेक्चर था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शायद पीडीएफ जो है वो खराब हो गई थी, याद आ रहा है आपको? वो एक क्लास थी ना जिसमें वो पीडीएफ बीच में वो लिखा हुआ गया, वो बेटा वो वाली क्लास थी। मैंने क्लास में बता दिया था कि एक लेक्चर ऐसा था जिसमें हमने जो चीज लिखी थी ना वो गायब हो गई थी, इसलिए मैंने क्लास में बोला था कि बेटा वीडियो के साथ में लिख सकते हैं। चलिए, हाँ जी ये तो बहुत सही है। सर आपने बोला था कि वीडियो से नोट्स बना लो। ओके हाँ सर, यही टीचर सॉलिड होगी क्या? हाँ जी, oogenesis के दौरान प्रत्येक द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करती है 4 कार्यात्मक पोलर बॉडी, 1 कार्यात्मक अंड और 3 पोलर बॉडी, 2 कार्यात्मक अंड और 2 पोलर बॉडी, 4 कार्य। पहले तो खुद सोचो मिस यास्मीन, अंड कोशिका यानी अंडाणु क्या 4 बनेंगे? नहीं, 1 बनेगा।
4 कार्यात्मक पोल, सिर्फ पोलर बॉडी बनेगी? नहीं सर, अंडाणु। पहले तो खुद सोचो अंडाणु कितने बनेंगे? 1 बनेंगे ना सर, 1 अंडाणु बनेगा। ठीक है जी। अब बात आ रही सर ये 3 पोलर बॉडी कैसे हो गई, 3 ध्रुवीय काय कैसे हो गई? आपको एक ध्रुवीय काय याद आ रही है, प्रथम ध्रुवीय काय? हाँ सर, हमारी एनसीईआरटी ने बोला था कि हमको नहीं कुछ कह नहीं सकते उसका क्या होगा, विभाजन होगा कि नष्ट होगी, हम कुछ नहीं कह सकते, है ना, यही लिखा था। अगर विभाजन हुआ उसमें फर्स्ट पोलर बॉडी में मियोसिस सेकंड, तो क्या बनेगी सर? 2 फर्स्ट पोलर बॉडी में अगर विभाजन हुआ तो क्या बनेगी सर? सोचो, ये कोशिका थी, प्राथमिक अंडक था जिससे क्या बना था? द्वितीय अंडक बना था और प्रथम ध्रुवीय काय बना था। हमने इस द्वितीय अंडक में क्या किया था सर? एक विभाजन किया था, मियोसिस सेकंड किया था, जिससे एक ये बनी थी और ये द्वितीय ध्रुवीय काय बनी थी। अब मान लो ये जो प्रथम ध्रुवीय काय, इसमें भी अगर अर्धसूत्री सेकंड हो गया तो टोटल ध्रुवीय काय कितनी हो गई है सर? ये प्रथम ध्रुवीय काय है, छोटी दिखा रहा हूं, ये प्रथम ध्रुवीय काय है। प्रथम ध्रुवीय काय में अगर विभाजन हो गया तो 2 ध्रुवीय काय, द्वितीय ध्रुवीय काय तो ये हो गई और एक और द्वितीय ध्रुवीय काय ये हो गई, तो टोटल ध्रुवीय काय कितनी हो गई सर? 3 ध्रुवीय काय हो गई है और 1 अंडाणु हो गया। डन। चलो बस आगे बढ़ते बेटा यहां पर। सर फिजिक्स केमिस्ट्री की 1 शॉट कब स्टार्ट होंगे? अभिषेक कुमार बेटा मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक दिन में एक सब्जेक्ट होएगा। अरे मेरे भाई शीतल प्रभा, दिमाग लगा सकते हो? हाँ ठीक है, चलो आइए यहां पर एनसीईआरटी रीड आउट करते हैं। हमारी एनसीईआरटी बेटा, हमारी एनसीईआरटी में आर्तव चक्र पढ़ना था, एक बार मेरे साथ पढ़ते जाइएगा साथ साथ आर्तव चक्र में क्या क्या चीजें लिखी हुई है। आप लोगों ने पढ़ा था ये? हाँ जी सर, आज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा? नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? मादा प्राइमेट यानी बंदर, कपी और मनुष्य जो थे, उनके अंदर जो होने वाला जो जनन चक्र जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्तव चक्र बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, या सामान्य भाषा में इसको मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। चलिए साथ साथ देखते जाइएगा, जहां जिस लाइन में दिक्कत हो पूछते जाइएगा। आई होप यहां से यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिंपल, जो फीमेल्स जो होती हैं, कौन सी? जो प्राइमेट होते हैं। प्राइमेट क्या होते हैं? जिनकी करोटी यानी जिनका क्रेनियम का आकार बड़ा होता है उनको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। जो बेसिकली 3 होते हैं, मनुष्य होते हैं, बंदर होते हैं, कपी क्या होते हैं, एप्स क्या होते हैं। याद रखना, मनुष्यों के जो पूर्वज हुआ करते थे पहले, यानी हमारी उत्पत्ति जो है वो बेसिकली किससे हुई है? कपियों से हुई है। मैंने कई बार देखा लोगों को बोल देते बंदरों से कपी। कई टीचर इनफैक्ट अभी भी यही, बायो के टीचर जो हैं वो पढ़ाते हुए ये बोल देते कि मनुष्य की उत्पत्ति बंदर से हुई है। लल्लूलाल पढ़ाई नहीं की है कुछ टीचर, कपियों से हुई है। कपी जो होते हैं उनसे उत्पत्ति हुई है किसकी? मनुष्यों की। किससे हुई है? कपियों से उत्पत्ति हुई है। कपी और बंदर में डिफरेंस क्या होता है? बंदर में हमारे यहां ना टेल बोन होती है, टेल बोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉकेक्स बोलते हैं। तो ये जो टेल बोन जो होती है बंदर के अंदर क्या हो जाती है? फैल जाती है। जैसे आपने कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर, इनके अंदर देखिए ना, जो पूंछ जो होती है लंबी सी होती है, ऐसे ही बंदरों के अंदर भी पूंछ, टेल बोन जो होती है एक्सटेंड हो जाती है। ये जो है ना मनुष्य, ये जो कपी जो होते हैं इनके अंदर टेल बोन हमारे जैसी एक्सटेंड नहीं होती, यानी इनके अंदर टेल नहीं होती है। इनके अंदर क्या नहीं होती है? टेल नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखना कपी और बंदर में क्या डिफरेंस होता है? इनमें टेल नहीं होती, पूंछ नहीं होती, इनका आकार कंपैरेटिवली बंदर से क्या होता है? बड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनकी मादाएं जो होती है उनमें क्या पाई जा रही है? मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जा रही है, जिसको हम माहवारी या मासिक धर्म या रज चक्र भी बोलते हैं या आर्तव चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, प्रथम ऋतुस्राव या रजोधर्म। ऋतुस्राव क्या था? ऋतुस्राव? सत्यम पटेल मन तो ऐसा करता है तुम जैसे कि तुम्हें चांटा लगा के तुमको ढीठ हो, तुम बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, तुम्हारे तो चांटे लगा लगा के तुमको सही कर दे। हैं सर, हमको ये समझ में नहीं आया रजोधर्म क्या है। तेरे को आगे वर्ड नहीं दिख रहा ऋतुस्राव? कल पूरा डिटेल में तेरे को बताया था ऋतुस्राव क्या था? ब्लीडिंग। जब क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रही है। जब क्या हो रहा है? रक्तस्राव हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुएशन बोल रहे हैं। जब ब्लीडिंग होती है, और सामने लिखा भी हुआ है क्या कि प्रथम ऋतुस्राव या प्रथम रजोधर्म की शुरुआत जो होती है यौवन आरंभ पर होती है, जिसे हम रजोदर्शन कहते हैं। यानी पहली बार जब ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुएशन होता है, रक्तस्राव जब होता है, ऋतुस्राव होता है, रक्तस्राव होता है, रजोधर्म जब होता है, जब यौवन आरंभ होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रजोदर्शन बोलते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र 28 से 29 दिन की अवधि के बाद दोहराया जाता है।
28 से 29 दिन का होता है ये चक्र, जो बार बार दोहराया जाता है। इसलिए एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच की घटना चक्र को हम आर्तव चक्र कहते हैं। यानी एक ब्लीडिंग से नेक्स्ट टाइम जब ब्लीडिंग होगी तो इस दौरान ये जो बीच का टाइम पीरियड जो होगा इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर्तव चक्र बोल रहे हैं। यहां तक की बात। सर जोना पेलुसिडा अकोशिकीय है या अंडावरण, क्या होता है? अरे यार ये कुछ ना मेरी क्लास में पता नहीं, ये बहुत ही भोंदू लाल आ गए, कसम से भोंदू के भोंदू लाल आ गए हैं। जेबा तुमको याद आ रहा है हमने जोना पेलुसिडा को अंडावरण बोला था। अब अगर जोना पेलुसिडा को मैं बोल रहा हूं अकोशिकीय, तो हु इज जोना पेलुसिडा? अंडावरण को जोना पेलुसिडा बोला है, तो अंडावरण या जोना पेलुसिडा एक ही चीज है। तुम लोग कभी पढ़ाई नहीं करिए, कभी भी सोचा है पढ़ाई करने का? कभी सोचा कि पढ़ लें, कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है उसको ध्यान से सुने? मैं रोज सोचता हूं यार मैं बहुत ही ना निर्दयी टाइप का हूं, क्यों इनको डांट रहा हूं। रोज मेरे को लगता है आज नहीं डांटूंगा, बिल्कुल नहीं डांटूंगा। मेरे बहुत खूसट टाइप का मेरे को अपने अंदर से फील होता है, यार तू बहुत खूसट है, क्यों इनको डांटता रहता है। लेकिन जब मैं क्लास में आता हूं तो पता नहीं अपने आप क्यों निकलने लग जाती है डांट। प्रत्येक आर्तव चक्र के मध्य में एक अंडाणु उत्सर्जित किया जाता है। ये आप जानते हैं क्या गलती है, यहां पर अंडाणु नहीं आएगा, अंडक आएगा। क्या आएगा? अंडक आएगा। कौन? अंडाणु नहीं। क्या निकाला जाता है? अंडक निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अंडक। क्या निकलता है? अंडक निकलता है, अंडाणु नहीं निकलता है, याद रखना, ठीक है। और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंडोत्सर्ग बोलते हैं। आर्तव चक्र की प्रमुख घटनाओं को चित्र 2.9 में दर्शाया गया है, देख लेते हैं एक बार। आर्तव चक्र की शुरुआत आर्तव प्रवस्था से होती है। ये हमने पढ़ा था कल कि आर्तव चक्र जो है वो कहां से स्टार्ट होता है? आर्तव स्त्राव या आर्तव अवस्था से स्टार्ट होता है, जबकि रक्त स्त्राव होने लगता है। यानी वो अवस्था आर्तव अवस्था जिसमें क्या होएगा? रक्त स्त्राव होएगा, ब्लीडिंग होगी। यह स्त्राव तीसरे से 5वें दिन तक जारी रहता है, यानी 3rd, 4th, 5th डे पर भी यह जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्त स्त्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण करता है और योनि से बाहर निकलता है। बहुत सीधी सी लाइनें हैं, कोई नॉर्मल तरीके से भी इनको अगर ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से सुनेगा, आराम से चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन हम क्या करें, हम सुनते नहीं है। सर क्या ये जीवन पर्यंत बना रहता है? नहीं बेटा, ये नॉन प्राइमेट्स में भी क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे प्राइमेट्स में आर्तव चक्र बंद हो जाता है, मेनोपॉज आ जाता है, ऐसे ही एस्ट्रोपॉज भी आ जाता है उनमें। इस रक्त स्त्राव का कारण गर्भाशय की अंतःस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है। यानी ये बोल रहा है कि भैया पहली जो अवस्था जो थी आर्तव चक्र की, उसका नाम है आर्तव अवस्था या आर्तव प्रवस्था। उस अवस्था में क्या हो रहा है? रक्त स्त्राव हो रहा है। सर सेकेंडरी साइड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हो रहा है उसमें? रक्त स्त्राव हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। अब ब्लीडिंग क्यों हुई है? क्योंकि अंतःस्तर जो है, ये अंतःस्तर परत जो है वो टूट गई है, उसकी वाहिनियां जो है, रक्त वाहिनियां जो अंदर थी वो डैमेज हो गई है, तो ब्लीडिंग होएगी, बिल्कुल होएगी। और वो ब्लीडिंग, ब्लड जो होएगा वो कहां से आएगा? अब जरा सोच, एंडोमेट्रियम यूट्रस का पार्ट, यूट्रस की एंडोमेट्रियम टूटेगी तो ब्लड यूट्रस से होता हुआ योनि में आएगा, और योनि के जो योनि छिद्र है उससे होता हुआ बाहर निकलेगा। डन। चल, रजोधर्म तभी आता है, रजोधर्म जहां पर वर्ड मिल जाए, मींस ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन, याद रखना ये वर्ड। क्या? अगर वर्ड मिल जाए रजोधर्म या मिल जाए आर्तव, तो आर्तव, रजोधर्म, मेंस्ट्रुएशन का मतलब होता है रक्त स्त्राव यानी ब्लीडिंग, सीधा सीधा। ठीक है जी। नेक्स्ट, जब मोचित अंडाणु निषेचित नहीं होता है, तो अब ये बोल रहा है कि ये जो रजोधर्म तभी आता है, ये तभी ब्लीडिंग होएगी जब वो जो द्वितीय अंडक जो बाहर निकला है, अगर वो निषेचन नहीं करता है। अगर निषेचन हो जाता है तो क्या होगा, और अगर निषेचन नहीं होता है तो क्या होगा, ये अभी हमारा टॉपिक रह रहा है, बताना अभी बाकी है। सर कब बताओगे? अगला टॉपिक जब स्टार्ट होगा, कौन सा? निषेचन। इसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट होगा, कौन सा? निषेचन, उसमें बताऊंगा। ठीक है, वहां पर आएगा।
अब जरा सोचिए, यहां पर मोचित अंडाणु होएगा या अंडक होएगा? बहुत बहुत मिस्टेक्स हैं यहां पर। तो यहां पर अंडाणु नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? अंडक लिखेंगे, ऊसाइट लिखेंगे कि जो ऊसाइट निकली थी अगर वो निषेचित नहीं होती है तो ये चक्र फिर चलता रहेगा, और अगर ऊसाइट जो थी वो जो बाहर निकली है अगर निषेचन हो जाता है, अंडाणु बन जाता है, निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बनेगा, और वो युग्मनज जाकर भ्रूण बनाएगा, और भ्रूण जाकर गर्भाशय से चिपकेगा। तो क्या आप गर्भाशय की भित्ति को तोड़ोगे? सोचो, मोचित का मतलब होता है निकलना। सोचो, दिमाग लगाओ, सोचिएगा जल्दी से। हाँ जी, नहीं ना? तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर आंसर दीजिए, स्पैम मत करिए दोस्त, बिल्कुल भी स्पैम मत करिए। मैं टाइम दूंगा बात करने का, प्रश्न को साझा करने का या प्रश्न भेजने का टाइम दूंगा, लेकिन पहले सुनो तो सही बात को। तुम सुनोगे नहीं, मैं कैसे बता पाऊंगा चीजों को? है, सोचो, मैं कह रहा हूं कि अगर जरा सोचो, अगर निषेचन नहीं हुआ, निषेचन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम फिर टूटेगी। हाँ सर, टूटेगी, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म हो जाएगी। कॉर्पस ल्यूटियम 15 से 28 के तक, 28 के बाद में क्या हो जाएगी? डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम अगर खत्म हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम टूट जाएगी। लेकिन जरा सोचो, अगर निषेचन हुआ, अगर निषेचन हुआ तो क्या आप एंडोमेट्रियम को तोड़ोगे? अगर निषेचन हुआ तो क्या आप एंडोमेट्रियम को तोड़ोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसी एंडोमेट्रियम से तो भ्रूण आकर चिपकेगा, तो एंडोमेट्रियम को बनाए रखना पड़ेगा। हाँ सर, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। तो एंडोमेट्रियम टूटेगी नहीं, इट मींस आर्तव चक्र को बंद करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? रजोधर्म की अनुपस्थिति गर्भधारण का संकेत है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है नीट में, इस लाइन से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, रजोधर्म की अनुपस्थिति किस चीज का संकेत है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, रजोधर्म की अनुपस्थिति किस चीज का संकेत है? भाई साहब जरा कमेंट बंद कर देना, ये तो ठूसट लाल हैं, बिल्कुल इनको समझ में नहीं आता कि कोई चीज कही जा रही है कि सुन ले। हटा दो इनको, बंद कर दो, ये बच्चे नहीं है, ये कसम से ये। इसमें लिखा है गर्भाशय में उपस्थित प्राथमिक पुटक ग्रैफिन पुटक में बदल जाता है। कहां लिखा है? यहां से यहां तक कहीं लिखा है? कहां लिखा है यहां पर प्राथमिक पुटक द्वितीय पुटक में? कहीं लिखा है यहां पर? कहीं लिखा है यहां पर? अभी तक हमने लाइन पढ़ी है, यहां लिखा है? हो सकता है आगे आई हो, अभी हमने पढ़ी नहीं है। क्यों स्पैम कर रहा है बिना फालतू में? है? हाँ जी, क्या लिखा है कि रजोधर्म की अनुपस्थिति किस चीज का संकेत है? तो याद रखना, गर्भधारण का संकेत है। और ये ही संकेत पहले की स्त्रियां इसी संकेत को समझकर ये सोचती थी कि वो गर्भवती हो गई हैं। क्या? एक फीमेल है जिसको पता है कि उसके अंदर ब्लीडिंग कौन सी डेट को आई थी। ठीक है, जस्ट इमेजिन एक फीमेल है, शादी हो गई है, संभोग प्रक्रिया संपन्न हो गई है, ठीक है, और उसका आर्तव चक्र जो था या ब्लीडिंग जो थी, नेक्स्ट ब्लीडिंग जब होनी थी यानी 28 से 29 दिन के बाद अगर वो नहीं हुई तो डेफिनेटली दिमाग में यही आएगा ना, यही दिमाग में आएगा ना, क्या कि वो लेडी जो है, वो फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है। तो प्रेगनेंसी का संकेत कब मिला? कि जब ब्लीडिंग नहीं हुई, जब रजोधर्म नहीं हुए, आर्तव स्त्राव नहीं हुआ। तो रजोधर्म की अनुपस्थिति, अगर रजोधर्म नहीं होएगा, ब्लीडिंग नहीं होएगा, तो मे भी चांस है, संकेत है किस चीज का? गर्भधारण का। लेकिन क्या हमेशा ऐसा होएगा? सोचो एक लड़की है जिसने कोई संभोग नहीं किया, जस्ट इमेजिन एक लड़की है जिसने संभोग प्रक्रिया नहीं संपन्न करी है, नहीं हुई है उसके साथ में संभोग प्रक्रिया, और सोचो उसके अंदर अगर आर्तव चक्र, उसके अंदर उस आर्तव चक्र में ब्लीडिंग नहीं हुई, तो क्या वो संकेत होगा गर्भधारण का? नहीं। तो गर्भधारण का संकेत है, सुनिश्चित नहीं कर रहा। वर्ड पर फोकस डाल
कि ये सुनिश्चित नहीं कर रहा कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो सुनिश्चित रूप से वो लड़की ने गर्भ धारण कर लिया। नहीं, इसके दूसरे भी कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है ब्लीडिंग ना होने का। लेकिन रजोधर्म की अनुपस्थिति किस चीज का संकेत है? याद रखना, गर्भ धारण का संकेत होती है। लेकिन इसके अलावा क्या वैसे भी बंद हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। स्ट्रेस से भी हो सकता है, स्वास्थ्य खराब होने से भी हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, रोग के कारण भी हो सकता है। चल आगे। आर्तव प्रवस्था के बाद पुट्टिकीय प्रवस्था आती है। याद करिए, आर्तव अवस्था के बाद पुट्टिकीय अवस्था आती है। अब तुम मुझे बताओ, ये जो आर्तव अवस्था है, ये अंडाशय में कि गर्भाशय में है? पहली अवस्था जो थी आर्तव अवस्था, वो अंडाशय में है कि गर्भाशय में है? सोचो, आर्तव अवस्था में ब्लीडिंग हो रही थी, तो ब्लीडिंग में क्या अंडाशय से ब्लीडिंग हुई है कि गर्भाशय? गर्भाशय। तो आर्तव अवस्था किसमें है सर? गर्भाशय में। पुट्टिकीय अवस्था जो है, आर्तव अवस्था के बाद क्या आ रही है? पुट्टिकीय अवस्था कहां है सर? पुट्टिकीय अवस्था जो है, जहां पर पुटक का निर्माण होएगा, ये होएगी अंडाशय में। इसी वजह से हमारी एनसीईआरटी ने घोच पोच कर रखी है, इसलिए हमने कल तरीके से चीज पढ़ी थी। तो आर्तव प्रवस्था के बाद क्या आती है? पुट्टिकीय अवस्था आती है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय की भीतर की प्राथमिक पुट्टिक में वृद्धि होती है और यह एक पूर्ण ग्राफी पुटक बन जाती है। और इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रोलिफरेशन के दौरान गर्भाशय अंतःस्तर पुनः पैदा हो जाती है। अब तुम जानते हो, बहुत अच्छे तरीके से जानते हो विशाल कुशवाहा। अब आई ना बात, तो लगातार स्पैम करने की कोई जरूरत नहीं होती है, तो 1000 बार मैं तुमको बता चुका हूं। अब आ गई ये बात और तुमको समझ में भी आ रही कि क्या मिस्टेक है यहां पर। क्या मिस्टेक है? क्या कि आर्तव प्रवस्था के बाद क्या आती है? फॉलिकुलर फेज आती है, पुट्टिकीय अवस्था आती है। इस प्रवस्था के दौरान गर्भाशय नहीं आएगा, आप अच्छे तरीके से जानते क्या आएगा सर? अंडाशय आएगा। यहां पर अंडाशय के भीतर प्राथमिक पुटक में वृद्धि होती है और ये एक पूर्ण ग्राफी पुटक में बन जाती है, कॉमा, तथा इसके साथ साथ गर्भाशय में प्रचुरोद भवन के दौरान गर्भाशय अंतःस्तर पुनः स्थापित हो जाती है। ये थी चीज। अब बताइए, विकास सौरावत, सर ओवम कब बनेगा? बेटा कल की और परसों की क्लास देख, नहीं देखेगा तो मैं तेरे को नहीं बताऊंगा, ठीक है सर? इसमें पेट क्यों दर्द होता है? क्योंकि पेट जिस एरिया में है उधर भाग में वहीं पर गर्भाशय है। मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, जिसने भी ये प्रश्न पूछा कि सर पेट में दर्द क्यों होता है, तुम मुझे बताओ। अगर मेरी ये स्किन छिलेगी, दर्द होगा? पेन होगा? हाँ सर। तो अब जरा सोचिए, एक फीमेल के अंदर एंडोमेट्रियम टूट रही है, बॉडी का कोई पार्ट टूट रहा है, तो क्या उसको पेन नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, पेन होगा। कौन से पोर्शन में? उदर वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि गर्भाशय इधर है, ठीक है? चलिए, क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़े। अंडाशय और गर्भाशय के ये परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशय हार्मोन की मात्रा में इस तरह के बदलावों से प्रेरित होती है। कल मैंने तुमको बताया था, ये आर्तव चक्र को कौन रेगुलेट करता है सर? हार्मोन। कौन से हार्मोन सर? वो हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं और वो हार्मोन जो अंडाशय से निकल रहे हैं। सर अंडाशय से कौन से हार्मोन निकल रहा है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। पीयूष ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं? LH, FSH। तो ये हार्मोन रेगुलेट करते हैं किस चीज को? इस आर्तव अवस्था को, ठीक है जी। नेक्स्ट, पुटक प्रवस्था के दौरान, पुटक प्रवस्था कौन सी थी? जिसमें प्राथमिक पुटक से क्या बना था? ग्राफियन पुटक। पुटक प्रवस्था के दौरान गोनेडोट्रोपिन, LH और FSH का स्त्रावण धीरे धीरे बढ़ता है। यह स्त्राव पुटक परिवर्धन के साथ साथ वर्धमान पुटक द्वारा एस्ट्रोजन के स्त्रावण को उद्दीपित करता है। आप सोचो, आराम से सोचना। यह बोल रहा है कि पुटक प्रवस्था आई, मैंने कहा ओके, पुटक प्रवस्था में क्या था? ग्राफियन पुटक बनानी है। अब वो बनाने के लिए हमें क्या चाहिए सर? FSH चाहिए। हालांकि LH भी निकल रहा है, FSH भी निकल रहा है, लेकिन आप जानते हैं ज्यादा कौन निकला? FSH। हाँ सर। अब वो FSH क्या करेगा सर? FSH ने पुटक बनवा दी, उस पुटक से वो पुटक से क्या निकलवाएगा सर? थीका इंटरना से क्या निकलवाई थी? एस्ट्रोजन निकलवाई थी कि नहीं निकलवाई थी? हाँ सर, निकलवाई थी। क्या निकलवाई थी सर? एस्ट्रोजन निकलवाई थी। डन, क्लियर है? चलिए आगे।
LH तथा FSH दोनों ही आर्तव चक्र के मध्य लगभग 14th दिन, यानी मध्य दिन याद आ रहा है? हाँ सर। उस टाइम पर अपनी उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लेते हैं। देखो LH और FSH था, हाँ सर, LH FSH निकला, जिसमें पहले FSH की मात्रा ज्यादा थी, हाँ सर, जिसने एस्ट्रोजन निकलवाया, हाँ सर। अब एस्ट्रोजन जब निकलवाया तो उस एस्ट्रोजन ने क्या किया था सर? GnRH को कहा था कि भैया ज्यादा से ज्यादा LH FSH निकलवाओ, तो LH निकाला, हाँ सर, FSH भी निकला, लेकिन कंपैरेटिवली LH ज्यादा था। इस डायग्राम में हम देखते हैं LH जो है कंपैरेटिवली FSH से ज्यादा, लेकिन दोनों एकदम से बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए? हाँ सर, दोनों एकदम से बढ़े हैं। वही चीज यहां पर लिखी हुई है, दोनों का स्तर उच्चतम होता है। चलिए, मध्य चक्र के दौरान LH का तीव्र स्त्रावण होता है। जब अधिकतम स्तर पर होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? LH सर्ज बोलते हैं। पढ़ाया था क्या होता है LH सर्ज? एकदम से सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है किसने? LH ने, एकदम से बढ़ गया है। ठीक। अब एक बालक बोल रहे सर आपने ये नहीं बताया यहां पर वर्धमान पुटक द्वारा। वर्धमान पुटक का मतलब, वर्धित पुटक का मतलब जो पूरी तरीके से परिपक्व हो चुकी है। वर्धमान पुटक मींस ग्राफियन पुटक। यहां पर वर्धमान पुटक कौन है? ग्राफियन पुटक है। वर्धमान मतलब शक्तिमान नहीं, वर्धमान। ठीक है, वर्धमान मींस जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुके हैं, और कौन है? ग्राफियन पुटक। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आती रहेंगी, तो याद रखना, वर्धमान पुटक मींस ग्राफियन पुटक, जो पूरी तरीके से वर्धित हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है, उससे क्या निकलेगा? एस्ट्रोजन निकलेगा। मैच्योर फॉलिकल, वर्धमान पुटक का मतलब मैच्योर फॉलिकल। कौन है वो? हमारी ग्राफियन पुटक है। डन। चलिए, LH सर्ज समझ में आ गया। आगे, यह ग्राफी पुटक को फटने के लिए प्रेरित करता है। भाई तूने LH के स्तर को एकदम से बढ़ा दिया, क्या बोला तूने? इसको LH सर्ज बोला। अब LH सर्ज ने क्या किया था सर? LH की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ी थी कि उसने ग्राफीन पुटक को तोड़ दिया, और ग्राफीन पुटक टूटेगा जिसके कारण अंडाणु मोचित हो जाता है, यानी अंडोत्सर्ग होता है। अब तुम जानते हो कि बेसिकली क्या निकल रहा है? अंडाणु नहीं निकल रहा है, द्वितीय अंडक निकल रहा है। तो यहां पर जहां अंडाणु लिखा है तुम उसको अंडक लिख दो। क्या लिख देंगे हम? इसको अंडक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंडाणु नहीं निकल रहा है, अंडक निकल रहा है। आगे, अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था होती है। तुम याद करो, अंडोत्सर्ग के बाद में गर्भाशय में कौन सी अवस्था थी? स्त्रावी। अंडाशय में कौन सी थी? पीत प्रवस्था। याद करो सर। फिर अंडाणु क्या होता है? विष्णु ठाकुर, हमको सच्ची सच्ची बताओ, तुमने कल की और परसों की क्लास ली है लास्ट तक, एंड तक? ईमानदारी से आंसर मुझे बताना, परसों की और कल की लास्ट तक, एंड तक क्लास ली है? अगर तेरे को याद आ रहा हो, द्वितीय अंडक बाहर निकला था मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड पर रुका हुआ था, शुक्राणु ने टच किया था, टच करने के बाद वो द्वितीय अंडक में विभाजन हुआ था और क्या बना था? अंडाणु बना था। अगर तू नहीं पढ़ेगा ना, मैं कसम से सच्ची कह रहा हूं मैं, हाँ जी, डन। आगे देखना, ध्यान से सुनो पहले। यहां पर अंडोत्सर्ग के पश्चात पीत प्रवस्था होती है, जिसके दौरान ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड कॉर्पस ल्यूटियम का रूप धारण कर लेता है। क्या हमने बोला था? अंडोत्सर्ग हो गया, अंडोत्सर्ग होने के बाद में अंडाशय के अंदर जो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका जो है, कौन? अंडाशय के अंदर जो टूटी हुई ग्राफियन पुट्टिका जो थी, जो शेष बची हुई ग्राफियन पुट्टिका थी, उसको LH ने किस में बदल दिया था? कॉर्पस ल्यूटियम में बदल दिया था। और इसी कॉर्पस ल्यूटियम से, पीत पिंड से क्या निकलवाया था? प्रोजेस्टेरॉन स्त्रावित कराया था। अब देखो कुछ कुछ चीजें जो यहां पर लिखी हुई नहीं है, जो आपको याद रखनी है। पीत पिंड यानी कॉर्पस ल्यूटियम क्या निकलवा रही है सर? प्रोजेस्टेरॉन। कौन निकलवा रहा है? ये नहीं बताया। जो तेरे को याद रखना है, LH ने निकलवाया था। नेक्स्ट, मैं बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा तुम्हारे क्वेश्चंस का, तुम लिखते रहो, करते रहो स्पैम। जिसको करना है करते रहो, तुम्हारी मर्जी है, करते रहो। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो ध्यान से सुन रहा है, जिसको नहीं सुनना है करते रहो तुम स्पैम। जो कि, और मेरे पास फीचर आ गया, तुमको देखना है, तुमको जादू देखना, तुमको क्लास से बाहर निकालने वाला। अभी दिखा देता हूं, मेरे पास आ चुका है। दिखाऊं? आइए दिखाता हूं। देखना है जादू?
नहीं मानोगे ना तुम? आइए जरा दिखाता हूं तुमको, जरा मुझे बताना यहां तक की बात समझ में आई है? यहां तक की बात समझ में आई है? आपके पास कोई पोल आया? कोई पोल आया? कोई पोल आया आपके पास में? हाँ सर आया है। 97.23% बच्चों ने बोला है हाँ सर समझ में आ गई है। 2.77% बच्चों ने बोला नहीं समझ में आई है। कोई बात नहीं, उन 2.77% बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से, तुमको नहीं समझ में आ रही है तुम कहीं और जाकर पढ़ सकते हो दोस्त। सीधा सीधा साफ साफ बोल रहा हूं, 10 बार रिपीट नहीं करूंगा एक ही चीज को। चलो देख लिया। अब किसी ने अगर क्लास में स्पैम किया तो मैंने क्या बोला था, मेरे पास आ चुका है हथियार। अब अगर किसी ने जबरदस्ती इर्रिलेवेंट फालतू का मैसेज टाइप किया अनवांटेड पढ़ाते हुए, मैं क्लास से सीधा का सीधा, तुम्हें अगर विश्वास ना तो बता देना, मैं अभी निकाल दूंगा। ठीक? तो चुपचाप शांति से पहले पढ़ो, फोकस एनसीईआरटी पर रखो। ठीक है? और अब आज के बाद में क्वेश्चंस कल जब आएंगे तो पोल भी आएगा। ठीक है? समझ में आ गया? ये पहला पोल आया, कल से अब क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो पोल भी आएंगे। ठीक? और जिनके पोल नहीं आ रहे अपने घर का दरवाजा खोलो भैया, तुमने घर का दरवाजा जो है बंद कर रखा, तुम्हारे पास पोल नहीं पहुंच पा रहा है। चलिए जी, पीत पिंड जो है वो क्या निकाल रही थी, प्रोजेस्टेरोन निकाल रही है, जो कि गर्भाशय की अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। आ गई बात। प्रोजेस्टेरोन जो कहां से निकला था, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकला था। वो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा था, एंडोमेट्रियम को बनाए रखने का काम कर रहा था। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के अंतरोपण तथा सहगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। क्या सर, क्यों बनाए रख रहा था हमने एंडोमेट्रियम को, क्यों बनाए रखा था, क्या सोचकर हमने उस एंडोमेट्रियम को बनाए रखा? सोचो, दिमाग लगाओ। यहां मत देखो, खुद अपने आप से पूछो कि एंडोमेट्रियम को हमने पुनः निर्मित तो कर दिया। हाँ सर, किसने किया था? एस्ट्रोजन ने वापस से बना तो दिया था, लेकिन उसको बनाए रखने का काम कौन कर रहा था? सर ये प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो अंतः स्तर को बनाए रखने का काम करता है। क्यों बनाए रख रहे हैं? ये सोचकर कि अगर शुक्राणु आएगा, निषेचन हो जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, तो ये भ्रूण आकर चिपकेगा नहीं। हाँ सर, और अगर चिपकेगा तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे सर? रोपण या अंतःरोपण। तो अंतःरोपण अगर होना है तो एंडोमेट्रियम को बनाए रखना पड़ेगा। और दूसरा, अरे भैया अंतःरोपण होने के बाद शिशु जो है वो पूरे गर्भ में डेवलप भी तो होगा, यानी गर्भधारण बनाए रखने के लिए, गर्भता बनाए रखने के लिए, सहगर्भता बनाए रखने, अजी प्रेगनेंसी बनाए रखने के लिए एंडोमेट्रियम को बनाए रखना पड़ेगा कि नहीं बनाए रखना पड़ेगा? डन, यही बात लिखी हुई है। इस प्रकार गर्भाशय अंतः स्तर निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन यानी अंतःरोपण के लिए जरूरी है अंतः स्तर, और साथ साथ सहगर्भता की अन्य घटनाओं के लिए आवश्यक है। सहगर्भता मीन्स प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी तभी तो बनी रहेगी जब वो बच्चा एंडोमेट्रियम से चिपका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आई नो आप बोलेंगे सर क्या डायरेक्टली चिपका होता है, वो भी बात करेंगे। अपरा वपरा कैसे बनेगी वो सारी चीजें आएंगी। सहगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की सभी घटनाएं बंद हो जाती हैं। जब आर्तव चक्र, सहगर्भता जब होएगी तो आर्तव चक्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लॉजिकली जरा सोचिए क्यों बंद हुए होंगे। सोचो सोचो, अगर आर्तव चक्र होते, मान लो एक लड़की हूं मैं मान लो मैं एक स्त्री हूं, है ना, और मैंने गर्भ धारण कर लिया, ठीक है, मेरे अंदर गर्भ में अंतःरोपण हो चुका है। अब आप मुझे बताइए क्या इस कंडीशन में आर्तव चक्र चलते रहने चाहिए? सोचो आर्तव चक्र में क्या होएगा? सर आर्तव चक्र में एंडोमेट्रियम टूटती है। भाई साहब तुमने एंडोमेट्रियम से भ्रूण को चिपका दिया,
अब तुम चाहते हो कि आर्तव चक्र चालू रहे, अगर चालू रहेंगे तो एंडोमेट्रियम तो टूटेगी। क्या तुम चाहते हो आर्तव चक्र चालू रहे? नहीं। तो जब गर्भावस्था या सहगर्भता के दौरान आर्तव चक्र की घटनाएं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। इसलिए इस समय रजोधर्म नहीं होते, इस टाइम पर आर्तव स्त्राव नहीं होता है। मैं डिटेल में तेरे को ले जाना नहीं चाहता हूं, मैं अगर ले गया तो तुम्हारी खोपड़ी जो है, मैं सच ही कह रहा हूं लिटरली, तुम इसके पीछे का अगर रीजन सुनोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हें यह तो समझ में आ गया कि जब एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, एक स्त्री प्रेग्नेंट हो गई है, उसके अंदर गर्भ धारण हो गया है, तो उसके आर्तव चक्र बंद हो जाने चाहिए। क्यों हो जाने चाहिए यह तो समझ में आ गया कि क्यों बंद हो जाने चाहिए। इसीलिए हो जाने चाहिए कि आर्तव चक्र अगर चालू रहे तो एंडोमेट्रियम टूटेगी, तो हमें आर्तव चक्र को बंद करना पड़ेगा। अब हमारी एनसीईआरटी ने यह नहीं बताया कि कैसे बंद होते हैं, यह बता दिया कि क्यों बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं? कि अगर बंद नहीं हुए तो एंडोमेट्रियम टूटेगी। अगर बंद नहीं हुए, ध्यान से सुन, फोकस के साथ में सुन, अगर बंद नहीं हुए, एक फीमेल है, उसके अंदर गर्भ धारण कर लिया, उसके गर्भ में बच्चा जो है या उसके गर्भाशय के अंदर रोपण हो गया, उसकी एंडोमेट्रियम को नहीं तोड़ना, क्योंकि अगर तोड़ा तो वो तो भ्रूण बाहर निकल जाएगा। तो हमें एंडोमेट्रियम को तोड़ने से बचाना होगा। कैसे बचाएं? सर, आर्तव चक्र को बंद कर दो। यही चीज हमारी एनसीईआरटी ने लिख दी है कि आर्तव चक्र बंद हो जाते हैं जब सहगर्भता होती है। बंद कैसे होते हैं ये नहीं बताया। अब अगर मैं वो बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होएगा, कोई लॉजिक नहीं है, कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला है तुमसे। जब निषेचन नहीं होता है तो पित्तपिंड में हास होता है, ये मैंने आपको बता दिया था। अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये डीजनरेट हो जाती है और अंत स्तर का विखंडन हो जाता है। ये हम जानते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म हो जाएगी, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो एंडोमेट्रियम अंत स्तर जो है वो खंडित हो जाएगी और फिर से रजोधर्म का नया चक्र शुरू हो जाता है, यानी माहवारी पुनः होती है। खत्म। बताओ कौन सी चीज थी जो तुमको यहां पे समझ में नहीं? गलती क्या थी वो तुम जानते हो कि यहां पर गर्भाशय की जगह क्या होएगा? अंडाशय होएगा। स्त्री में ये आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु में लगभग बंद हो जाते हैं। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। इस प्रकार रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक की अवस्था के चक्रीय रजोधर्म सामान्यतः जनन अवधि का सूचक होता है। चलिए सर, यहां से यहां तक की बात में इतनी सी बात लिखी हुई थी कि ये जो आर्तव चक्र जो होते हैं ये 50 साल की उम्र में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और जब स्टार्ट हुए थे यानी रजोदर्शन से लेकर रजोनिवृत्ति तक यानी लगभग 40 साल तक, हमने बोला ना 10 से 12 साल में स्टार्ट होते हैं, 50 में ये बंद हो जाते हैं। तो लगभग ये 40 वर्षों तक, ये 40 ईयर्स तक क्या हम बोलेंगे कि वो फीमेल जनन योग्य है कि अयोग्य है? सर, जनन योग्य है। तो सामान्य जनन अवधि का सूचक है, यानी ये जो 40 वर्ष जो हैं ये किस चीज का सूचक होएगा फीमेल में? कि वो जनन योग्य है। डन। अब आपका ये प्रश्न होना चाहिए कि सर ये 50 वर्ष की उम्र के बाद बंद क्यों हो जाते हैं, है ना? यही था ना जो एक बच्चा स्टार्टिंग से लगातार स्पैम कर रहा था कि सर ये आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के बाद में बंद क्यों हो जाता है। इनफैक्ट पता है मैं इसका आंसर भी बताऊंगा ना, कल आकर कुछ और फिर से वापस से पूछेंगे क्यों बंद हो जाते हैं। पूछेंगे ना? मेरे को पता है, आज भी आंसर बता दूंगा, कल फिर आकर पूछेंगे कुछ लल्लू लाल, है ना? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर किसी फीमेल के अंदर ये आ गई, कौन? रजोनिवृत्ति, मेनोपॉज आ गई है। मान लो मैं एक फीमेल हूं और मेरे अंदर ये रजोनिवृत्ति आ चुकी है। रजोनिवृत्ति आने के बाद में आ गई है, मान लो इस साल जो है क्या हो गया? मेनोपॉज आ चुका है एक फीमेल में। अब मुझे बताओ, क्या रजोनिवृत्ति आने के बाद एक फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? सोचो। हाँ जी, हमको नहीं पता चीकू, बताइए क्या एक लेडी फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है? हो सकती है, एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है नेचुरली।
नेचुरली प्राकृतिक रूप से, हाँ जी, नेचुरली तो नहीं हो सकती, आर्टिफिशियली हो सकती है। कैसे? एक सरोगेट मदर का काम कर सकती है, सरोगेसी का काम कर सकती है। अब ये बताऊंगा फिर तुम्हारा माथा घूम जाएगा, तो सिंपल याद रखना, नहीं कर सकती। ठीक है, नेचुरली एक गर्भ धारण नहीं कर सकती है, आर्टिफिशियली कर सकती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कई परिवार में जोड़े होते हैं जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो उनकी जो मदर जो 50 ईयर क्रॉस कर देती है, वो उनके बच्चे को अपने गर्भ में पाल लेती है। उनको हम क्या बोलते हैं? सरोगेट मदर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी उस चीज पर हम नहीं जा रहे हैं। हम यहां पर जो जिस चीज पर पढ़ रहे थे वो ये कि सर ये 50 वर्ष की उम्र के बाद में बंद क्यों हो जाती हैं। आइए वो चीज समझ लेते हैं कि सर ये 50 वर्ष की उम्र के बाद ये बंद क्यों हो जाती है। आप में से कितने बच्चों को याद आ रहा है जन्म से पहले कई मिलियन, जन्म से पहले क्या मिल रही थी? कई मिलियन क्या मिल रही थी सर? अंडजननी कोशिका मिल रही थी। हाँ सर, अंडजननी कोशिका मिल रही थी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है जी। जन्म पर जब जन्म हुआ था, जन्म पर प्रत्येक अंडाशय में क्या मिल रहा था सर? प्रत्येक अंडाशय में हमने लिख दिया था, हमारी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ था, 1 से 1.5 लाख क्या मिल रही थी सर? प्राथमिक पुटक मिल रही थी। प्राथमिक पुटक मिल रही थी। प्राथमिक पुटक के अंदर, इसके अंदर क्या मिल रहा था? प्राथमिक अंडक मिल रहा था। क्या मिल रहा था सर? प्राथमिक अंडक मिल रहा था। यही पढ़ा था हमने। फिर यौवन आरंभ पर प्रत्येक अंडाशय में, कब? यौवन आरंभ पर, याद करता जा, यौवन आरंभ पर प्रत्येक अंडाशय में, प्रत्येक अंडाशय में क्या मिल रही थी सर? 60 to 80,000 क्या मिल रही थी? यही कौन? प्राथमिक पुटक मिल रहा था, जिसके अंदर कौन था सर? प्राथमिक अंडक था। यही चीज हमने पढ़ी थी। किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है यहां तक? और जिसको है भाई साहब क्लास लो, क्योंकि ये चीज कई बार दोहरा चुका हूं मैं। ये यौवन आरंभ जब हुआ था, प्रत्येक अंडाशय में 60 to 80,000 क्या थे? प्राथमिक पुटक थे, जिसके अंदर कौन मिल रहे थे? प्राथमिक अंडक। अब आप मुझे बताइए, यौवन आरंभ के बाद जब आर्तव चक्र हो रहा था, तो एक आर्तव चक्र में कितनी प्राथमिक पुटक ग्रैफी पुटक में बदल रही थी? सोचो, 60 to 80,000 में से एक बदल रही थी। हाँ सर। मैक्सिमम क्या हो रही थी सर? एक आर्तव चक्र में, एक आर्तव चक्र में, एक आर्तव चक्र में एक प्राथमिक पुटक किस में बदल रही है सर? ग्राफी पुटक में बदल रही है। 60 to 80,000 थी। हाँ सर। अब 60 से 80 हजार में से एक जो है बदल रही है, तो हजारों की संख्या में डीजनरेट हो रही है। एक आर्तव चक्र में 60 to 80,000 में से एक बदली है एक आर्तव चक्र में, तो कई हजार डीजनरेट हुई, कई हजार डीजनरेट हो रही है, यानी उनका ह्रास हो रहा है। ठीक है। लगभग 50 वर्ष की उम्र तक आने पर, क्या बोला हमने? लगभग, या मैं सीधा बोलूंगा, लगभग 50 वर्ष की उम्र तक आने पर एक फीमेल के ध्यान से सुनना, एक फीमेल के प्रत्येक अंडाशय में, एक फीमेल के प्रत्येक अंडाशय में सारी की सारी वो प्राथमिक पुटक खत्म हो जाती हैं। क्या बोला मैंने? लगभग 50 वर्ष की उम्र तक आकर, 50 वर्ष की उम्र तक या उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में प्रत्येक अंडाशय में ये जो हजारों की संख्या में ये प्राथमिक पुटक थी, ये खत्म हो जाती है।
प्राथमिक पुटक खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि डीजनरेट हो रही है, कई हजार बार बार डीजनरेट हो रही है। 60 to 80,000 थी ना, उसमें हजारों डीजनरेट हो रही हैं। तो केवल और केवल एक महिला के जनन काल में यानी 10 से ये स्टार्ट हुआ, तब तक 50 में खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो थी ये खत्म हो रही थी, नष्ट हो रही थी। और आप जानते हैं कि ये वापस से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? हमने पढ़ा था कि अंड जननी कोशिका फिर से नहीं बनती है। याद आ रहा है? जितनी बननी थी बन ली, जन्म के बाद नहीं बनती हैं। तो जितनी भी हैं ये थी, ये बची थी प्राथमिक पुटक। अब ये प्राथमिक पुटक लगभग 50 वर्ष की उम्र के बाद में क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, अंडाशय में बचेंगी नहीं। जब अंडाशय में नहीं बचेगी प्राथमिक पुटक, तो खुद सोच, जब अंडाशय में प्राथमिक पुटक ही नहीं बची तो तू आर्तव चक्र चलाकर क्या ग्राफी पुटक बना पाएगा? सोचो सोचो। सर सभी खत्म हो जाती हैं। डन। तो ये रीजन था जिनको सुनना था कि क्यों बंद हो जाता है। क्योंकि लगभग 45 से 50 वर्ष की उम्र में मेनोपॉज इसलिए आ जाता है क्योंकि ये प्राथमिक पुटक ही खत्म हो जाते हैं किसमें? प्रत्येक अंडाशय में। अब सीधा सीधा मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं दोस्त, जल्दी से मुझे इतने से प्रश्न का आंसर देना फटाफट। सिंपल सा प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा जल्दी से। मुझे बताओ, एक फीमेल के जीवन काल में कितने द्वितीय अंडक जीवन काल में अंडाशयों से निकलते हैं? एक अंडाशय से पूरे जीवन काल में, जैसे हम ये मान के चल रहे थे एक फीमेल में 10 वर्ष की उम्र में स्टार्ट हो गया था और 50 वर्ष की उम्र में वो समाप्त हो गया था, मेनोपॉज आ गया था। 10 वर्ष में क्या हुआ था? रजोदर्शन। और 50 की उम्र में क्या हो गया था? रजोनिवृत्ति हो गई थी। तो बताओ, ये जो 40 वर्ष थे, इन 40 वर्षों में लगभग हाँ भाई सारे करता जा। सुन 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 सुन। हाँ जी, मैंने बोला 10 वर्ष में रजोदर्शन हुआ, 50 वर्ष में रजोनिवृत्ति हुई, यानी 40 साल तक, 40 वर्ष तक क्या चला भैया? 40 वर्ष तक रजोधर्म चक्र चला, आर्तव चक्र चला। अब हम चाहते हैं एक चक्र जो है लगभग 28 से 29 दिन का, एवरेज हम मान के चले थे 30, एक वर्ष में 12 महीने, यानी एक वर्ष में 12 बार आर्तव चक्र हुआ है। 12 बार आर्तव चक्र हुआ है। एक चक्र में एक द्वितीय अंडक निकल रहा है, तो एक वर्ष में 12 द्वितीय अंडक निकलेंगे, 12 अंडक निकलेंगे। हाँ सर, 12 अंडक निकलेंगे। तो 40 वर्ष में कितने निकलेंगे सर? 40 इंटू 12, 40 इंटू 12 कितने हो गए? लगभग 480 अंडक निकले। हाँ सर, 480। यानी इमेजिन करिए, ये 480 जो है क्या एक अंडाशय से निकल रहा है कि दोनों अंडाशयों से निकल रहे हैं मेरे भाई। ये 40 वर्ष तक जो रजोधर्म चक्र हुए हैं ये एक अंडाशय में नहीं हुए, दोनों अंडाशय में हुए। यानी 480 को हम एवरेजली बोल देते हैं, लगभग कितने हुए? 500 अंडक निकले। जस्ट इमेजिन, सुनना, एवरेज हम क्या लिख रहे हैं? लगभग 500। अरे भैया 500 हो गए, एवरेजली हम कितना बोल रहे हैं? 500 बोल रहे हैं। 500 अंडक निकल रहे हैं। हाँ सर, कितने निकल रहे हैं? 500। यानी एक अंडाशय से लगभग 250 और दूसरे अंडाशय से लगभग 250 निकल रहे हैं। 250 दोनों अंडाशयों से निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं सर? अंडक निकल रहे हैं। डन। तब आप मुझे बताइए कितनी प्राथमिक पुटक थी जो ग्राफी पुटक में बदली?
हम यही तो बोलेंगे कि 60 to 80,000 क्या थी सर, यौवन आरंभ पर इतनी प्राथमिक पुटक थी जो लगभग कितनी ग्राफी पुटक में बदली सर, लगभग 500 के आसपास ग्राफी पुटक में वो बदली। पूरे जनन काल में लगभग इतनी बार क्या हो रहे हैं, आर्तव चक्र हो रहे हैं। अब ये फीमेल टू फीमेल वेरी कर सकता है, किसी फीमेल में कम हो सकती है, किसी में जल्दी आ जाते हैं, किसी में कम आते हैं, किसी में और लंबे टाइम तक भी हो सकता है, किसी में 55 वर्ष तक भी हो सकता है, किसी में हो सकता है 40 वर्ष में ही क्या आ जाए, मेनोपॉज आ जाए। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन क्या, फीमेल के आर्तव चक्र, फीमेल के हार्मोन्स, फीमेल में स्ट्रेस का लेवल, फीमेल में हेल्थ, है ना, फीमेल में नंबर ऑफ अंड जननी कोशिका, ऊगोनिया कितनी बनी थी जन्म से पहले, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं, बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं फीमेल में किस चीज को, उसके आर्तव चक्र को, उसके जनन चक्र को, उसकी जनन अवस्था को। हाँ जी, हाँ भाई। बट सर रावण के 1 करोड़ सन कैसे थे? बहुत बढ़िया, क्या गजब का क्वेश्चन पूछा। कौन है? दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी कह रहे हैं बट सर रावण के 1 करोड़ पुत्र कैसे हुए थे? रावण के 1 करोड़ पुत्र कैसे हो गए? बहुत बढ़िया, क्या लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। यहां तक किसी का कोई डाउट है, लॉजिकल डाउट है तो पूछिए, फिर अगले टॉपिक पर आते हैं। सर 38वां वाला बता दीजिए, निम्नलिखित में से किस हार्मोन के शरीर में प्रविष्ट करा देने पर मासिक धर्म को रोका जा सकता है? कौन सा हार्मोन है? एफएसएच और एलएच का जो मिश्रण जो होता है, एफएसएच और एलएच का जो मिश्रण जो होता है बेटा, ये नेगेटिव फीडबैक लाता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक सकती है। सर वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक बार 9 चाइल्ड कैसे? सर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था एक बार में 9 चाइल्ड। बेटा 9 कहां, वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो 22 चाइल्ड हो गए, चूहे जितने बच्चे पैदा हुए मनुष्य से, देख लियो तो गूगल पे जाकर। सर वो कैसे हो गए, फिर वो इतने सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं, 9 बच्चे कैसे हो सकते हैं या 20 बच्चे कैसे हो सकते हैं? इस चैप्टर के एंड में ना मैं तुमको बताऊंगा ट्विंस कैसे होते हैं। ट्विंस का एक बार फंडा समझ में आ गया तो फिर तुमको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एक महिला में बहुत सारे बच्चे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आएगा, टेंशन मत ले। अभी थोड़ा पेशेंस रख, अपने आप को कंट्रोल कर। कंट्रोल उदय शेट्टी, कंट्रोल कि कैसे 9 बच्चे पैदा हो सकते हैं बताऊंगा मैं तेरे को। ठीक है, अपना लेना भविष्य में। सर जब ग्रेफिन पुटक से द्वितीय अंडक बाहर आ जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है तो उसके बाद वो कणिका में आवरण का क्या होगा? हे भगवान, मुस्कान बख्श तुम फिर आ गई। कह रही हो भाई, सर जब ग्रेफिन पुटक से द्वितीय अंडक बाहर आ गया और कॉर्पस ल्यूटियम बन गई तो उसके बाद वो कणिका में आवरण का क्या होगा? कौन सा कणिका में आवरण? जो द्वितीय अंडक के साथ में आया बाहर, जिसको हमने कोरोना रेडिएटा बोला, उसकी बात कह रही हो, या वो कणिका में कोशिका जो टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका में थी उनका तुम कह रही हो? सोचो, पहले बताओ मेरे को क्या कहना चाह रही हो। कणिका में कौन सी? कणिका में तो द्वितीय अंडक के साथ भी बाहर आई थी, जिसको हमने कोरोना रेडिएटा बोला। वही कणिका में कोशिकाएं जो ग्रेफिन पुटक के अंदर भी है। तो बेटा वो जो कणिका, दोनों का आंसर दे देता हूं, जो टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका जो थी, टूटी हुई ग्रेफिन पुट्टिका टूट गई है, अंदर से द्वितीय अंडक बाहर निकल गया, तो क्या बच गई? सर कणिका में कोशिका, जिसको हमने टूटी हुई ग्रेफिन पुटक बोला। अब उसी टूटी हुई ग्रेफिन पुटक को, उन्हीं कणिका में कोशिकाओं को किसमें बदला? कॉर्पस ल्यूटियम में ही तो बदला था। ये तो हो गया वो वाला आंसर। दूसरा, अगर तुम पूछ रहे द्वितीय अंडक के साथ जो कणिका में कोशिकाएं आई थी, जिनका हमने कोरोना रेडिएटा बोला, उनका क्या होगा? वो हम बात करेंगे अभी। हाँ जी सर, एक फीमेल के पूरे जीवन काल में कितने बेबी दे सकती है? देखो बेटा, जनरल नॉलेज की क्लास नहीं है। एक फीमेल का जो
गर्भ जो होता है, गर्भ धारण करने की क्षमता होती है एक फीमेल की बॉडी की, वो 500 अंडाणु बना रही है, ये 500 अंडक निकाल रही है पूरे जीवन काल में लगभग। तो उस हिसाब से हम बोलेंगे कि 500 बच्चे धारण कर सकती। अरे भाई, मशीन थोड़ी ना है, ह्यूमन बॉडी है ना। तो लगभग 9, 10, और आज की डेट में देखें तो आज की डेट में फीमेल्स की बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, और प्राचीन काल में देखें तो पहले की जो फीमेल्स थे उनके गर्भ धारण करने की क्षमता में दिन रात का अंतर है, खान पान का अंतर है। तो बेटा इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर, इट डिपेंड्स अपॉन जेनेटिक फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, जेनेटिक फैक्टर पर भी डिपेंड करता है। अब पहले की बात करें, मेरी नानी के 10 बच्चे थे, पूछना तुम लोगों भी पूछना, तुम्हारी नाना नानी या पर नाना नानी या दादा दादी पर दादा दादी कितने बच्चे होते थे? अनलिमिटेड होते थे, रोक टोक ही नहीं होती थी, पूछना देखना। लेकिन आज की डेट में हम दो हमारे दो, मैंने भी यही रूल अपना रखा है, हम दो हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं। समझ रहे हो ना? ठीक है जी, पहले नहीं था ऐसे। अगर सारी प्राथमिक पुटक निकाल दे तो निषेचन नहीं होगा ना सर? अगर सारी प्राथमिक पुटक निकाल दे तो निषेचन नहीं होगा? हाँ जी, नहीं होगा। आवर्त चक्र के दौरान फीमेल्स को किचन से दूर क्यों रखा जाता है? बहुत तगड़ा क्वेश्चन है पुनीत प्रजापति। क्योंकि वो जो ब्लड रिलीज हो रहा है वो इन्फेक्ट हो सकता है। वो ब्लड जो बॉडी से रिलीज हो रहा है, बॉडी से ब्लीडिंग हो रही है। सोच, तेरा अगर हाथ कट जाए, तेरा ब्लड निकले, और वो ब्लड जो है वायु के संपर्क में आए, वायु में कीटाणु हैं, बहुत सारे रोगाणु हैं, और वो रक्त अगर तेरे उस रक्त के साथ में अगर तू किचन में घुसेगा तो वो रक्त जिसमें कीटाणु बहुत जल्दी संक्रमण करेंगे, वो रक्त अगर किसी खाने की वस्तु के संपर्क में आ गया तो कीटाणु जो है वो जल्दी से ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला जाता है। इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बस यही रीजन है। लेकिन ये बहुत गलत है, तुम जानते हो। बहुत बढ़िया, देख रहे हो तुम किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन है? संजय कुमार। प्रेगनेंसी में केसर क्यों खाते हैं? आ जाओ। और कोई? बस मैं समझ लिया। जो पढ़ने वाला बालक है उसने, सर 60 to 80,000 ऊगोनिया कहां गई? उड़ गई, उड़ गई। केसर खा गया उसको, केसर। अरे भोंदूलाल, तेने एट्रेशिया वर्ड नहीं पढ़ा था, जीर्णता वर्ड नहीं पढ़ा था। डीजनरेट का मतलब क्या होता है? हास का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। यहां पर तेरे को अभी अभी बोला कि यहां पर हजारों की संख्या में क्या हो रही हैं? डीजनरेट हो रही हैं, खत्म हो रही है, नष्ट हो रही है। अभी अभी बोला, फिर बोल रहा है 60 to 80,000 कहां गई? मैं खा गया। भोंदूलाल, हद है यार। सर खट्टी चीज क्यों खाते प्रेगनेंसी में? एक काम कर, जब तू फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो तो मेरे को बताना कि खट्टी चीज जो है अच्छी लगती है कि बेकार लगती है। देख, मेरी वाइफ को तो खट्टी अच्छी नहीं लगी थी, नहीं खाई थी उसने प्रेगनेंसी में, नहीं खाई थी, खट्टा चीज नहीं खाई थी, मीठी मीठी चीजें खाई थी, चाउमीन खाई थी, पनीर टिक्का खाया था, कोई खट्टी चीज नहीं खाई थी। और कुछ? मैं प्रेग्नेंट हुआ नहीं हूं, है ना, तो मुझे पता नहीं कि खट्टी चीज क्यों खाते हैं, केसर क्यों खाते हैं। और कुछ है मन में? और कुछ तो बोल दो। अरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है क्या? हाँ सर, ट्यूबेक्टॉमी करने के बाद भी, हाँ बेटा, ट्यूबेक्टॉमी करने के बाद भी आर्तव चक्र होते हैं, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, क्यों होता है? जब ट्यूबेक्टॉमी पढ़ाऊंगा तब वहां पर समझा दूंगा। नहीं तेरे को बहुत जल्दी है तो 2024 का लेक्चर देख ले, अगला चैप्टर जनन स्वास्थ्य, वहां पर जब ट्यूबेक्टॉमी पढ़ा रखे तो वहां पर समझाया हुआ है। नहीं तो जब आएगा तब बताऊंगा। अभी यहां पर फ्लो बना हुआ है इस चैप्टर का, तो यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, बाकी और कोई सवाल तो नहीं है? सर एक बार वीर्य सेचन होने के बाद में वीर्य फिर कब तक बन जाता है? वापस से बन जाता है मेरे भाई, ऐसा थोड़ा है। वीर्य बनता रहता है, वीर्य बनने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसा नहीं है कि आज वीर्य बनेगा फिर अगले 3-4 दिन बाद बनेगा। वीर्य की
प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, वीर्य रोज बन रहा है। आइए, निषेचन व अंत्यरोपण अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ये हमारी एनसीईआरटी निषेचन और अंत्यरोपण, यहां पर इस एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हुई, मैंने सोचा था आज ये सारा पढ़ा दूंगा, तुम ऐसे भोंदू लाल हो, तुम पढ़ाने नहीं देते हो। आइए, अगला टॉपिक है निषेचन और अंत्यरोपण। आइए फटाफट, हाँ जी जल्दी से। निषेचन जो है वो कहां पर होएगा, जल्दी से सोच समझकर मुझे बताना। सर निषेचन जो है फैलोपियन नलिका में होगा। कहां पर होएगा? फैलोपियन नलिका में, फैलोपियन नलिका में होगा। फैलोपियन नलिका में कहां होगा, याद करिए जरा जल्दी से। फैलोपियन नलिका में कहां होएगा सर? नहीं, बस बस हो लिए, बस हो गया, फालतू के प्रश्न देख लिए मैंने, कोई लॉजिकल नहीं है यहां पर, कुछ नहीं है। सर अंडजननी बाद में क्यों नहीं बनती हैं? क्योंकि स्टेम सेल्स होती है, स्टेम सेल्स जो एक निश्चित अविभेदित कोशिका जो विभेदीकरण होकर क्या बनाती है, अंडजननी कोशिका जो जन्म से पहले बनाती है। जन्म के बाद में वो स्टेम सेल्स डीजनरेट हो जाती है, किसके अंदर? अंडाशय के अंदर। जब अंडाशय के अंदर स्टेम सेल्स डीजनरेट हो जाएंगी तो और ऊगोनियां नहीं बनती हैं। तो डिटेल में जाना चाहता था ना, यही है ना तुम्हारा। अंडाशय के अंदर स्टेम सेल्स होती है और वृषण के अंदर, टेस्टिस के अंदर स्टेम सेल्स होती हैं। एक स्पर्मेटोगोनिया ए थी, एक स्पर्मेटोगोनिया बी थी, जिसमें से मैंने तेरे को बताया था कि एक होती है स्टेम सेल्स जो लगातार विभाजन करती रहती है, इसलिए शुक्राणुओं का निर्माण लगातार पूरी जिंदगी बना रहता है। लेकिन फीमेल में अंडजनन जो है वो रुक के हो जाता है, क्योंकि अंडजननी कोशिका जन्म के बाद नहीं बनती है। क्योंकि जन्म से पहले क्या मिलती है? स्टेम सेल मिलती है जो विभेदीकरण करके ऊगोनिया बनाती है, और जन्म के बाद वो स्टेम सेल खत्म हो जाती है, तो उसके बाद में ऊगोनिया और नहीं बन पाती है, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। लॉजिक समझा करो कभी कभी। फैलोपियन नलिका में एम्पुला क्षेत्र में, एम्पुला क्षेत्र को हमने क्या बोला था? तुम्बिका बोला था। एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। अब निषेचन क्या होता है, क्या ये मैं बताऊं? नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। तो फैलोपियन नलिका के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। कब होता है जरा सोच, जब शुक्राणु और अंडाणु सेम समय पर वहां पर उपस्थित होंगे। जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित होंगे। बताओ, ये बच्चों वाली चीज समझ में आ रही है? सिंपल यार, इतना चैप्टर पढ़ लिया, इतनी तो चीज समझ में आनी चाहिए कि फैलोपियन नलिका में एम्पुला क्षेत्र में क्या होता है? निषेचन होता है। ठीक है जनाब। अब निषेचन कब होएगा? जब सिर्फ शुक्राणु होएगा या सिर्फ अंडक या अंडाणु होएगा? सोचो कौन होंगे? जब दोनों होंगे। सर शुक्राणु और अंडाणु दोनों सेम टाइम पर होने चाहिए। किसमें? तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित होने चाहिए। अब मैंने आपसे बोला कि एक युगल जोड़ा है, एक कपल है जो संभोग तो कर रहा है, लेकिन फिर भी निषेचन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा होगा जरा सोचो। या तो शुक्राणु लेट पहुंच रहे हैं, या शुक्राणु पहुंच नहीं पा रहे हैं, या अंडाणु तुम्बिका क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा। चांसेस हो सकते हैं ना इस चीज के, दिमाग लगाओ। या तो फैलोपियन नलिका सिकुड़ गई है, या यौनिक जो नलिका थी वो सिकुड़ गई है, या शुक्राणुओं की संख्या कम जा रही है, या शुक्राणु की गति कम होएगी। तो कई सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। हो सकता है ना किस चीज के? शुक्राणु अंडाणु का मिलन नहीं हो पा रहा। इस चीज के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं कि हो सकता है अंडाणु निकला लेकिन उसको फैलोपियन नलिका कैच नहीं कर पाई, नष्ट हो गया। कहां पर? उसी उदर गुहा में नष्ट हो जाएगा। या हो सकता है आया तो सही लेकिन पक्षमाभ गति नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्बिका क्षेत्र में नहीं पहुंच पाया। या हो सकता है आया तो सही लेकिन तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच नहीं पाया। तो कई सारे रीजन हो सकता है। संकीर्ण पथ और संकीर्ण हो गया, हो सकता है वेजाइना और संकीर्ण हो गई, हो सकता है शुक्राणुओं का आकार खराब है, हो सकता है शुक्राणुओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम हो। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं किस चीज के? अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं हो पा रहा। इसके कई सारे रीजन है, लेकिन जरा सोचो, अगर शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो गया तो इसका क्या रीजन होगा? यही ना कि दोनों एम्पुला में पहुंच गए। समझो, बातें करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, सुनोगे समझोगे चीजों को तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है।
क्या कि ना मिलने के कई सारे रीजन हो सकते हैं, मिलने का सीधा सा रीजन हो सकता है क्या, सब कुछ बढ़िया है, अंडाणु और शुक्राणु सेम टाइम पर तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित हैं, तो क्या हो जाएगा सर, निषेचन हो जाएगा। हाँ भैया, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर शुक्राणु तो सेकेंडरी oocyte के पास जाएगा, ओवम कहां से आ गया। कोशाल जी तूने कल की क्लास ली है, सच्ची सच्ची मुझे बता। मैं ना मन ऐसा, मेरे को गुस्सा मत दिलाया करो, तुम बिना क्लास देखे अगर तुम क्लास में आओगे ना, मैं इतना पिटाई करूंगा ना, कूटूंगा तुमको। अगर तुम बिना क्लास देखे, पूरी क्लास देखे और तुम फिर क्लास में आओ और ये सोचकर कि तुम ये प्रश्न पूछोगे और मैं तुमको कुछ ना कहूं, तो ये तुम्हारी गलतफहमी होगी। कौशाल जी, हाँ जी, देखो कौशाल जी को जरा सबक सिखाते हैं एक बार। आइए भाई साहब बहुत स्पैम कर रहे हैं, आइए जरा सबक सिखाते हैं कौशाल जी को। हाँ जी, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, करें, चाहते हो कौशाल जी? सर देखकर आया हूं। बेटा नहीं देखकर आया, अगर देखकर आया होता तो तेरे को पता होगा था कि शुक्राणु जब टच करता है द्वितीय अंडक को तो किसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। मेरे को मत बता कि मैं पढ़कर आया हूं, मेरे को पता लग रहा है कि तू पढ़कर नहीं आया है, झूठ मत बोल। और पढ़कर आया है तो बिल्कुल तूने ढंग से नहीं पढ़ा है। अब अगर क्लास के बाद ऐसी कोई काम किया तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, लास्ट वार्निंग है। सर फर्टिलाइजेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटम का क्या होएगा? बस बेटा ज़ैब रुक जा, अभी आने वाला है, पेशेंस रख, आने वाला है। चल, जब शुक्राणु और अंडाणु दोनों तुम्बिका क्षेत्र में उपस्थित होते हैं तभी क्या होएगा सर? निषेचन होता है। ठीक है, चलो सर यहां तक की सिंपल सी बातें समझ में आ गई है। ओके सर, अब इधर देखिएगा। अब बात करते हैं सर यहां पर तीसरा बिंदु लिखने से पहले, राइटिंग बहुत खराब है, प्लीज उस चीज के लिए हम माफी चाहते हैं दोस्त, थोड़ा सा हमारे साथ में वो रखना, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। हाँ जी, हमने बोला सहानुभूति रखना हमारे साथ में। ये हमने बोला ये द्वितीय अंडक है, ये हमने बोला ये द्वितीय अंडक है। कौन है ये? द्वितीय अंडक है। ठीक है, कौन है बेटा? ये द्वितीय अंडक है। क्या ब्लीडिंग 28 दिन तक होता है? कौन है ये? नरेश बसेर। मेरे को इसलिए हंसी आई थी, कह रहा 28 दिनों तक ब्लीडिंग होता है। नहीं, हमारे पास जवाब नहीं है बेटा, सॉरी, माफ करना। हाँ भाई, हमने क्या बोला? ये द्वितीय अंडक है जो वेट कर रहा है किसकी? शुक्राणुओं की। हमने परसों पढ़ा था या तो शुक्राणु आएंगे या नहीं आएंगे। हमने यहां पर केस देखा, अगर शुक्राणु आ गए तो क्या हुआ था, मैंने आपको परसों पढ़ा दिया था। अगर शुक्राणु आ जाएंगे तो क्या होगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ऑलरेडी परसों पढ़ा दिया है। शुक्राणु आएंगे योनि से होते हुए, ग्रीवा से होते हुए, गर्भाशय से होते हुए, संकीर्ण पथ से होते हुए किसके पास पहुंचेंगे? द्वितीय अंडक के पास पहुंचेंगे। पहुंचे? जब वो संकीर्ण पथ से होते हुए पहुंचते हैं तो संकीर्ण पथ में कहीं ना कहीं शुक्राणु के एक्रोसोम के आगे जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसको तोड़ा जाता है, जिससे शुक्राणु के अंदर क्षमता आ जाए कि वो किससे निषेचन कर सके? द्वितीय जो अंडाणु से निषेचन कर सके। हालांकि अभी अंडाणु नहीं बना है, द्वितीय अंडक है। ठीक है, चल, अब ये जो द्वितीय अंडक जो था, ये हम लोगों ने बात करी थी मेरे भाई कि ये जो द्वितीय अंडक जो था, इस द्वितीय अंडक में कौन मिल रहा था सर? ये अगुणित केंद्रक मिल रहा था, जिसके बाहर एक पारदर्शी अंडावरण था जिसको हमने जोना पेलुसिडा बोला, और बाहर क्या मिल रही थी सर? कोशिकाएं मिल रही थी,
और ये कोशिकाएं जो थी, ये कणिका में कोशिकाएं थी जो आपस में जोड़ी गई थी एक केमिकल के द्वारा, जो मैं बार बार नहीं बता रहा हूं, ऑलरेडी बता दिया। जिसको याद रखना है रखे, नहीं याद रखना तो अड्डी मर्जी। हाइलेयूरोनिक एसिड था जो इनको जोड़ने का कार्य कर रहा था। इन सेल्स की एक लेयर को हमने क्या बोला था? कोरोना रेडिएटा। बेटा कोरोना रेडिएटा को हिंदी में क्या बोला जाता है? याद रखना, कोरोना रेडिएटा जो होती है उसको हिंदी में बोलते हैं अरिये किरीट। क्या बोलते हैं? अरिये किरीट बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा जो होती है, ये कोरोना रेडिएटा, ये कोरोना रेडिएटा जो थी, इसको हम क्या बोलते हैं? अरिये किरीट। ठीक है, तो कोरोना रेडिएटा क्या कहलाती है? अरिये किरीट कहलाती है। क्यों? क्योंकि अरिये दिशाओं में इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे सूरज से अरिये दिशाओं में क्या निकलती है? किरणें निकलती हैं। ऐसे लगता है इस द्वितीय अंडक से अरिये दिशाओं में इस तरीके से एक स्तर बन रही है जो इस तरीके से दिखती है जैसे रेडिएशंस निकल रहे हैं, रेडिएट हो रही है, इसलिए बोला जाता है कोरोना रेडिएटा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिएगा, जैसे ही शुक्राणु आता है तो वो शुक्राणु का एक्रोस्पर्म जो है, ये शुक्राणु आया, ये हमने बात करी थी, ये शुक्राणु का एक्रोस्पर्म है, जिसको हमने क्या बोला था बेटा? इस शुक्राणु के एक्रोस्पर्म को हमने क्या बोला था? अग्रपिंड बोला था। ये अग्रपिंड जो था, इसके पीछे कौन है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। इसके पीछे कौन था भैया? ये सारी की सारी संरचना थी, बाकी आप यहां पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं। ठीक है, ये एक्रोसोम था। ये एक्रोसोम जो है यहां पर अब क्या करेगा सर? काम करेगा, और क्या करेगा? इन लेयर्स को भेदने का काम करेगा। ठीक है, इस एक्रोसोम के अंदर जो एंजाइम जो होते हैं उनको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसिन। याद रखना, ये कौन है सर? एक्रोसोम है। और इस एक्रोसोम के अंदर, जिसको हम अग्रपिंड बोलते हैं, इस अग्रपिंड के अंदर जो एंजाइम होते हैं, उन एंजाइम्स को हम सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन कहते हैं। अब ये जो स्पर्म लाइसिन जो होते हैं, ये जो स्पर्म लाइसिन जो होते हैं, कई सारे होते हैं, जिनमें से कुछ मैं यहां पर लिख रहा हूं, 3 लिख रहा हूं जो याद रखने हैं। एक है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। ये आपने याद नहीं रखना है, जस्ट सुनना है, चीज को समझना और भूलना नहीं है। मतलब याद नहीं रखना है, बस चीज को समझना है। नोट्स में नहीं लिखना है, कोई नहीं आपसे पूछने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। जस्ट सुनना है, चीज को समझना और गोली मार देनी है बस। ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, एक का नाम है जोना लाइसिंग एंजाइम, और एक का नाम है हाइलेयूरोनिडेज। ठीक है, तो कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम, जोना लाइसिंग एंजाइम और हाइलेयूरोनिडेज। तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये जो हाइलेयूरोनिडेज है ये क्या करेगा सर? यहां पर जो हाइलेयूरोनिक एसिड जो था, जो यहां पर हाइलेयूरोनिक एसिड जो मिल रहा था, जो इन कोरोना रेडिएटा की कोशिका के बीच में मिल रहा था, इन हाइलेयूरोनिक एसिड जो यहां पर मिल रहा था, ये हाइलेयूरोनिडेज क्या करेगा सर? ये हाइलेयूरोनिडेज इस हाइलेयूरोनिक एसिड को क्या करेगा? खत्म करेगा। चलिए सर, ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। हो गया खत्म? हाँ सर, यहां से इस एक्रोसोम से, इस एक्रोसोम के अंदर जो ये एंजाइम थे जिसमें हाइलेयूरोनिडेज ने क्या खत्म कर दिया सर? यहां पर जिस जगह पर शुक्राणु आया है वहां पर हाइलेयूरोनिक एसिड को खत्म कर दिया है। मैंने बोला ठीक है, यहां पर तो है, यहां वाला हाइलेयूरोनिक एसिड जो था वो खत्म हो गया है। ठीक है जनाब, आगे ये खत्म हो गया। अब आगे क्या होएगा सर? फिर इसके बाद कौन काम करेगा सर? ये कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम। अब कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम क्या करेगा सर? कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम इस कोरोना रेडिएटा की सेल्स को डीजनरेट करता जाएगा। ओके जी, फिर उसके बाद में जोना लाइसिंग एंजाइम क्या करेगा? इस जोना पेलुसिडा में छेद कर देगा। फाइनली ये शुक्राणु जो है, ये शुक्राणु जाकर किससे फ्यूज्ड हो जाएगा या किसके अंदर घुस जाएगा सर? ये शुक्राणु जो है इस तरीके से किसके अंदर चला जाएगा? किसके? कोशिका द्रव्य में घुस जाएगा सर। ये शुक्राणु कोशिका द्रव्य में घुस जाता है किसके सर? इस अंडाणु के।
अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही पढ़ना है। मैं बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूं कि एक्चुअलिटी में क्या होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है दोस्त, 2024 के बैच में सब कुछ चीज डिटेल में बताई हुई है। आपका मन है तो पढ़ना। फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, टीचर होने के नाते रिक्वेस्ट करूंगा, मत पढ़ना इतना डिटेल में। आपकी कोई ऐसा कोई पीएचडी आपने नहीं करनी, आपने डायरेक्टली चीज याद रखनी है। ये शुक्राणु के एक्रोसोम के एंजाइम इस संरचना को भेदने का, इसकी भित्तियों को या इसकी झिल्लियों को भेदने का काम करते हैं और शुक्राणु जो है अंदर चला जाता है। एक चीज बताते हुए हमारी ये छूट गई, वो ये चीज थी कि शुक्राणु जब टच करता है, जब शुक्राणु इस जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, इसको जब तोड़ता है, क्या ये शुक्राणु जब इस जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया था या इस द्वितीय अंडक के संपर्क में आया था, तो ये चीज हमने परसों पढ़ी थी। जैसे ये शुक्राणु इसको टच करता है तो टच करने से स्टिमुलस मिलता है, संवेदना मिलती है, और उसी संवेदना के परिणाम स्वरूप इस द्वितीय अंडक में मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाता है। और मियोसिस सेकंड जब कंप्लीट हो जाता है तो वो असमान होता है, जिससे दो कोशिका बनती है, एक छोटी बनती है और एक बड़ी बनती है। जो छोटी बनती है उसका नाम क्या होता है? द्वितीय ध्रुवीयकाय, और जो बड़ी बनी थी उसका नाम क्या था? अंडाणु, जिसको हम ऊटिड या डिंब प्रसू कोशिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं, हिंदी में अंडाणु बोलते हैं, या डिंब कोशिका या डिंब प्रसू बोलते हैं, या ऊटिड भी बोलते हैं। ठीक है, डन, क्लियर है। इसको कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी बोल सकते हो, डाइजेस्टिंग एंजाइम भी बोल सकते हो, जोना डाइजेस्टिंग या जोना लाइसिंग एंजाइम भी बोल सकते हो। कुछ बुक्स में कोरोना पेनिट्रेटिंग भी लिखा हुआ। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज के अंदर घुस जाना, और डाइजेस्ट का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। तो चीज एक ही है, क्या? किसी चीज को तोड़कर आगे बढ़ना। डन। सो इस तरीके से ये शुक्राणु जब आया, टच किया, टच करते ही द्वितीय अंडक के अंदर अर्धसूत्री जो रुका हुआ था वो कंप्लीट हुआ, अंदर बन गया अंडाणु, एक बना द्वितीय ध्रुवीयकाय। द्वितीय ध्रुवीयकाय नष्ट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम कुछ नहीं कह सकते, आप कुछ नहीं कह सकते, तो आप छोड़ दीजिएगा। क्या होएगा क्या नहीं होएगा गोली मारो, क्योंकि तुम्हारी एनसीईआरटी में जब दे ही नहीं रखा है तो बिना फालतू में क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। हालांकि क्या होता है? डीजनरेट हो जाता है। कैसे डीजनरेट हो जाता है? अगर चाहे तो पूछना चाहते हो तो ये जो पोलर बॉडी जो होती है उस जगह पर बनती है जहां से शुक्राणु एंटर लेता है। शुक्राणु जहां से एंटर लेता है वहां पर कौन होते हैं? एंजाइम काम करता है, और वो एंजाइम जब इसको डीजनरेट करता है इसकी दीवारों को, तो उस टाइम पे ये जो पोलर बॉडी होती है ये भी डीजनरेट हो जाती है। कुछ याद नहीं रखना है, मैं जस्ट बताने के लिए। कई बच्चों को उत्सुकता होती है कि सर ये ध्रुवीयकाय का क्या हुआ? तो ये ध्रुवीयकाय जो होता है ये नष्ट हो जाते हैं मनुष्यों के अंदर। ठीक है, तो ध्रुवीयकाय नष्ट हो जाएगा, क्या बचेगा गुरु? सर ध्रुवीयकाय नष्ट हो जाता है, केवल क्या बचता है? अंडाणु। अंडाणु के अंदर कौन चला जाता है? शुक्राणु। कैसे गया? शुक्राणु के अंदर इस एक्रोसोम के एंजाइम्स ने इसकी दीवारों को भेदा और भेद कर अंदर चला गया। अब इधर देखिएगा, ध्यान से सुनना। पहला शुक्राणु जैसे ही जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, सुन मेरे भाई, ध्यान से सुनना, एसपी गर्ल इधर पहले सुन लो। ये पहला शुक्राणु जब जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है तो इस जोना पेलुसिडा में क्या होते हैं? चेंजेस होते हैं। क्या 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 सर? वापस से सुन, क्या बोला मैंने? बोला जब पहला शुक्राणु आया, फर्स्ट शुक्राणु आया, सर कितना भाग अंदर गया? पूरा का पूरा अंदर चला गया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड चीज याद रखना। पूरा शुक्राणु कोशिका द्रव्य में चला जाता है। पूरा का पूरा शुक्राणु किस में चला जाता है? कोशिका द्रव्य में चला जाता है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है फिर बताऊंगा, फिर बोलोगे। इसलिए एनसीईआरटी पर प्लीज रिक्वेस्ट है भाई, एनसीईआरटी। इस साल मैं नहीं चाहता हूं कि मैं बिना फालतू की पीएचडी तुमको कराऊं। ठीक है, प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज। पूरा का पूरा शुक्राणु अंदर चला गया, याद रखना। पूरा शुक्राणु कहां चला जाता है बेटा? अंदर आ जाता है। पूरा शुक्राणु अंदर आ जाता है। डन, चल। हाँ जी, हमने यहां पर बात करनी थी क्या कि जब पहला शुक्राणु आया, टच किया, जैसे जोना पेलुसिडा के संपर्क में आया, जोना पेलुसिडा में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस क्या करते हैं जोना पेलुसिडा को? ये जोना पेलुसिडा में कुछ इस प्रकार के चेंजेस आते हैं कि और शुक्राणु जब आएंगे तो वो अंदर नहीं जा पाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात बता रखी है हमारी एनसीईआरटी ने। क्या सर? वापस से बोलो, वापस से सुनो।
मैंने बोला जब पहला शुक्राणु आता है, इस जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है, इस जोना पेलुसिडा में क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ऐसे परिवर्तन जो और शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। अब ये नहीं बताया कौन से चेंजेस आते हैं, ये बोल दिया कि भाई चेंजेस आते हैं। किसमें आते हैं? इस जोना पेलुसिडा में, जो क्या करते हैं? दूसरे शुक्राणुओं को जाने से रोकते हैं। जब दूसरे शुक्राणु नहीं जा पाएंगे तो जरा सोचिए इस परिस्थिति को क्या मैं एकल शुक्राणुता बोलूंगा, मोनोस्पर्मी बोलूंगा, कि केवल एक शुक्राणु एक अंडाणु से संलयन कर रहा है? इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? मोनोस्पर्मी बोलेंगे, एकल शुक्राणुता बोलेंगे। तो एकल शुक्राणुता के लिए जिम्मेदार कौन था? जोना पेलुसिडा। प्रश्न तेरे नीट में क्या पूछा जाएगा? प्रश्न ये पूछा जाएगा कि एक अंडाणु का एक शुक्राणु से संलयन हो रहा है, तो एक शुक्राणु से संलयन हो रहा है, बाकी शुक्राणुओं के लिए या बाकी शुक्राणु अंडाणु का संलयन क्यों नहीं कर पा रहे? उसके लिए कौन उत्तरदायी है? 4 ऑप्शंस में से याद रखना कौन? जोना पेलुसिडा। अब जोना पेलुसिडा कैसे उत्तरदायी है? मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। बता दो ना सर। नहीं बेटा, देख मैं बताऊंगा, बहुत सारी चीजें आएंगी। क्या कि भाई साहब ये जो जोना पेलुसिडा जो थी ना, बस जल्दी से बता रहा हूं, ये जो जोना पेलुसिडा और ये जो अंडाणु है, इसके बीच में खाली जगह होती है जिसका नाम होता है विटेलाइन अवकाश। विटेलाइन अवकाश। और ये जो अंडाणु जो होता है, इसके अंदर जो गोल्जी काय जो होते हैं, कौन होते हैं इसके अंदर? जो गोल्जी काय थे, याद आ रहा है? गोल्जी काय। वो गोल्जी काय जो होते हैं, इस कोशिका झिल्ली के नीचे कुछ कण रख देते हैं, कुछ कण स्त्रावित करते हैं। उन कणों को हम क्या बोलते हैं? वल्कुटीय कण बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। जैसे ही ये पहला शुक्राणु अंदर आता है, पहला शुक्राणु अंदर आता है, तो कैल्शियम पंप प्रोटीन होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। और कैल्शियम पंप प्रोटीन जो इसकी झिल्ली में होते हैं वो ऑन हो जाते हैं। और वो कैल्शियम पंप प्रोटीन जो होते हैं वो पारगम्यता बढ़ा देते, किसके लिए? वल्कुटीय कणों के लिए। ये वल्कुटीय कण जो होते हैं ये बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर एक लेयर बना देते हैं, इस तरीके से कॉर्टिकल लेयर बोला जाता है इसको। वल्कुटीय कणों की स्तर बोला जाता है, जो इस विटेलाइन अवकाश में बन जाती है। जैसे ये इस अवकाश भर जाता है किससे? कॉर्टिकल कण से, तो ये जोना पेलुसिडा थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से और शुक्राणु अब इसको और अंदर भेद नहीं पाते हैं। मैं चाहता ये सारी चीज बताता, लेकिन इसका कोई लॉजिक मेरे को नहीं लग रहा है इस साल। प्लीज, पिछले साल पढ़ाया है, आपको पढ़ना है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर बोलूंगा, टाइम वेस्ट मत करना। ये कोई प्रश्न तेरे से नहीं पूछा जाएगा कि जो कौन सी चीज रोक रही थी। तू सिर्फ इतना याद रखेगा कि जोना पेलुसिडा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोनोस्पर्मी। जोना पेलुसिडा वो स्तर है जिसमें परिवर्तन आते हैं, जो अन्य शुक्राणुओं के लिए, जो अन्य शुक्राणुओं को अंदर जाने से रोकती है, यानी अपारगम्य कर देती है, सीधा सीधा। ठीक है जी, याद रखना। हाँ, कोरोना रेडिएटर को भेद सकते हैं, जोना पेलुसिडा को भेद नहीं पाते हैं, याद रखना। ठीक है, शुभम पटेल, डन, बढ़िया। खुशहाल जी, अब समझ में आ गया? अब क्लियर है? यही चीज बताई थी मैंने उस दिन परसों, अगर तू पढ़ा होता, यही चीज बताई थी। ठीक है, चलें आगे। सर जी लिख दो प्लीज। लिखना तो है ही नहीं, पहले सुनना है, समझना। लिखने वाला काम अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे जनाब, कल कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद कल कर लेंगे लिखने वाला काम। पहले सुन तो सही, समझ तो सही, उसी के बाद ही तो लिखेगा ना। लिखने पर तुम्हारा फोकस होता है, समझने पर फोकस बहुत कम होता है। हाँ जी, तो ये कंडीशन समझ में आ गई है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं थी, यहां तक चीज क्लियर है, ओके है, डंडनाडन है। फाइनली अंडाणु के अंदर कौन आ गया? शुक्राणु आ गया है। शुक्राणु आ गया तो क्या बनेगा भैया? युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? युग्मनज बन जाएगा। मुझे बता, ये युग्मनज कहां पर बनेगा? सर ये युग्मनज यहीं पर ही तो बनेगा ना। कहां पर बनेगा सर? फैलोपियन नलिका में क्या बन गया सर? युग्मनज बन गया है। फैलोपियन नलिका में क्या बन गया है गुरु? युग्मनज बन गया है। फैलोपियन नलिका में क्या बन गया गुरु? युग्मनज बन गया है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज जो है वो बतानी जरूरी है, जो थोड़ी सी अतिरिक्त है। सर अभी बोल रहे हो अतिरिक्त नहीं बतानी, यहां पर बतानी पड़ेगी, कुछ रीजन है। क्या सर अतिरिक्त चीज बतानी है? सुनना, आपने यहां पर क्या बना दिया सर? हमने यहां पर यह बना दिया युग्मनज।
क्या बना दिया, ये युग्मनज बना दिया है। ठीक है, एम्पुला क्षेत्र में क्या बन चुका, अब युग्मनज। अब ये युग्मनज जो है, जो द्विगुणित है, ये क्या करेगा सर, विभाजन करेगा। अब इसने विभाजन किया, 2 कोशिका बनाई, मैंने कहा यस, विभाजन किया, 2 कोशिका बना दी है। ये दोनों कोशिका क्या कहला रही है, हमने बोला ये है युग्मनज, द्विगुणित है। इस युग्मनज ने क्या किया सर, विभाजन किया, 2 कोशिका बनाई। हाँ सर, 2 कोशिका बना दी है। ये प्रत्येक कोशिका जो है वो द्विगुणित है, मैंने कहा यस, द्विगुणित है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। सर अगर सेम प्लेस पर सेम टाइम पर स्पर्म जोना पेलुसिडा में चले जाए तो क्या होएगा, डिप्लोस्पर्मी हो जाएगी, और उस कंडीशन में वो युग्मनज जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कंडीशन हो जाएगी 69 क्रोमोसोम हो जाएंगे, 23 टोटल कितने हो जाएंगे 69, और ऐसी कोशिका जीवित नहीं रह पाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें आगे विभाजन नहीं हो पाएगा। ठीक है शिब्रा, समझ में आ गया। चल, ऐसी कंडीशन में कोशिका कैसी हो जाएगी, 3n हो जाएगी, और अगर वो 3n हो गई तो आगे वो विभाजन नहीं कर पाएगी, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो वहीं पर ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी, ये युग्मनज था। इस युग्मनज ने क्या बनाया सर, ये 2 कोशिका बनाई। प्रत्येक कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कोरक खंड बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, कोरक खंड बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो 2 कोशिकाएं जो होती हैं, ये आगे क्या करनी चाहिए, हाँ जी, ये कोरक, हाँ मुस्कान तुम ले लो बेटा, बीएससी में एडमिशन ले लो। हाँ जी, ये कोरक खंड जो है, ये कोरक खंड जो है, ये कोरक खंड जो है, जरा जल्दी से मुझे बताइए, इनको क्या करना चाहिए, विभाजन करना चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए। हिसाब से हम यही कहते हैं ना कि भाई एक कोशिका है जिसने विभाजन किया है, अब विभाजन के बाद क्या होनी चाहिए सर, वृद्धि होनी चाहिए, लेकिन इनमें वृद्धि नहीं होती है, इनमें फिर से विभाजन हो जाता है। वृद्धि नहीं होती है, फिर से क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कितने कोरक खंड बन गए सर, 4 कोरक खंड बन गए हैं। कितने कोरक खंड बन गए, 4 कोरक खंड बन गए। सर इसके बाद क्या होगा, अभी वृद्धि होगी, नहीं अभी भी वृद्धि नहीं होगी, फिर से विभाजन होएगा। फिर से क्या होएगा, विभाजन होएगा। फिर से अगर विभाजन होएगा तो जरा सोच, क्या यहां पर कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता जाएगा। भाई आप यही तो कहते हो कि एक कोशिका है, बड़ी कोशिका है, विभाजन करती है, 2 छोटी कोशिका बनाती हैं, फिर ये छोटी कोशिका वापस से वृद्धि करती है। मैं बोल रहा हूं वृद्धि अवस्था नहीं हो रही है, केवल और केवल विभाजन होता जा रहा है, तो कोशिकाओं का आकार छोटा नहीं होता जाएगा। हाँ सर, तो ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें अंतरावस्था नहीं होती है, या ऐसा समसूत्री विभाजन जिसमें कोशिका द्रव्य की मात्रा नहीं बढ़ती है, क्योंकि कई बच्चे बोलेंगे सर क्या ऐसा अवस्था नहीं होती, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की मात्रा बढ़ती है, कोशिका द्रव्य की मात्रा नहीं बढ़ती है, वृद्धि नहीं होती है कोशिका की, केवल और केवल क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है। केवल और केवल क्या होता है, विभाजन हो रहा है, केवल विभाजन होता है, वृद्धि नहीं होती है कोशिका की। ऐसे समसूत्री विभाजन को हम बोलते हैं विदलन। इसको हम क्या नाम देते हैं, विदलन। बेटा लिखवा दूंगा, सारी चीजें लिखवा दूंगा, पहले सुन लो प्लीज, इतनी सी रिक्वेस्ट है, आग्रह है आप लोगों से, सुन लो। नहीं समझ में आया, लिखवाने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा, पहले सुन लो। ऐसे विभाजन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। ऐसे विभाजन को हम क्या बोलते हैं, विदलन बोलते हैं, जिसमें केवल और केवल कोशिका का विभाजन होता रहता है, वृद्धि नहीं होती है। तो अब आप मुझे बताइए, ये कोशिका से फाइनली एक संरचना बन रही है, ध्यान से देखना, इस कोशिका से एक संरचना बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14
15, 16 इस तरीके से जस्ट समझना 16 कोशिकाएं बन रही हैं। मैं आपसे एक सीधा सा चीज पूछता हूं, आप जस्ट तुलना करके बताना, एक कोशिका और ये 16 कोशिका, ये 16 सेल्स थी और यहां पर ये एक सेल है, क्या इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट बराबर है या नहीं? हाँ, क्यों बराबर हो गया? क्योंकि यहां पर कोशिकाओं में वृद्धि नहीं हुई, केवल और केवल क्या होता गया? विभाजन होता गया। ये जो 16 कोशिकीय की अवस्था या ये जो 8 कोशिकीय की अवस्था जो बन रही थी, ये जो 8 कोशिकीय की अवस्था जो बन रही थी, 8 सेल स्टेज या 16 सेल स्टेज जो आपको दिखाई दे रही है, 8 कोरक खंड से लेकर 16 कोरक खंड वाली इस संरचना को जब हम देखते हैं तो ये दिखाई देती है किसके जैसी? मलबरी के जैसी, यानी शहतूत के जैसी। इसीलिए इसको हम बोलते हैं मोरूला। क्या बोलते हैं? तूतक 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 तूतिया दई जमा लो। क्या बोलते हैं बेटा? मोरूला बोलते हैं। ठीक है, क्या नाम होता है इस 8 to 16 सेल स्टेज का? क्या नाम होता है? मोरूला होता है, जिसको हम तूतक बोलते हैं। ये मोरूला शब्द कहां से आया? ये शब्द आया है शहतूत से। शहतूत देखी है आपने, मलबरी देखी है आप लोगों ने? सर नहीं देखी है। आपको दिखा देते हैं मलबरी कैसी होती है। ये इस तरीके से होती है मलबरी, जिनको हम शहतूत बोलते हैं। ये है हमारे शहतूत। ये देखो, अच्छे से दिखाई देंगी, गोल 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 शहतूत, गोल 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 राउंड। ये अगर दिखाई दे जाए अच्छे से तो ये अच्छा डायग्राम है ना? और भी कई सारे होते हैं, गोल गोल है हमारे पास। ये रही है, यही सफिशिएंट है डायग्राम देखने के लिए। ठीक है, सो ये है बेटा, ऐसे लगता है देखो छोटे 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 दाने जैसे जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये है मलबरीज, इनको हम शहतूत बोलते हैं। और ऐसी शहतूत जैसी संरचना होती है जिसको हमने तूतक 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 बोला है, मोरूला बोला है। डन। अब ये मोरूला आगे चलकर और विभाजन करेगा। 16 से और कोशिकाएं बढ़ेंगी, 32 होंगी, 32 से 64 होंगी, ऐसे विभाजन आगे बढ़ता जाएगा। हाँ सर, बढ़ता जाएगा। फाइनली एक अवस्था आएगी जिसमें आपको कोशिकाओं की संख्या याद नहीं रखनी कि कितनी कोशिकाओं की संख्या होती है। इसके बाद में एक अवस्था आएगी जिसमें कई कोशिकाएं होंगी। अब वो जो अवस्था जो होती है, ऑब्वियस ही बात है, उसमें 16 से ज्यादा कोशिकाएं होंगी। एक्चुअलिटी में कितनी होती है? 64 या 128 भी होती है। ये अवस्था जो तूतक के बाद आती है, इसको बोलते हैं कोरक पुट्टी। क्या बोलते हैं? कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट जो होती है, ये जाकर चिपकती है किससे? यहां पर एंडोमेट्रियम से। किससे जाकर चिपकती है? ये जो एंडोमेट्रियम जो होती है, जिस पर श्लेष्मा भरी पड़ी है चिपकने के लिए, यहां पर ऐसे सरकते सरकते, देखिए यहां से ऐसे, हमारी एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है दोस्त, ऐसे सरकते 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 जाकर जुड़ गई है, चिपक गई है। किससे? एंडोमेट्रियम से जुड़ गई है, चिपक गई है। और जैसे ही यहां पर जुड़ती है, कौन? ये कोरक पुट्टी, ब्लास्टोसिस्ट, जैसे ही एंडोमेट्रियम से चिपकती है तो एंडोमेट्रियम की जो कोशिकाएं जो होती है, इधर देखना, ये किसकी कोशिकाएं हैं? एंडोमेट्रियम है। ये कौन है बेटा? ये एंडोमेट्रियम है। ये एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं जल्दी से विभाजन करके इसके चारों तरफ चढ़ जाती हैं। क्या सर? इसके चारों तरफ इस तरीके से इसको कवर कर लेती है। सर समझ नहीं आया? मैंने बोला दोस्त, इतना डायग्राम तेरे को दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यूट्रस का है, जिसमें ये एंडोमेट्रियम थी। ये आकर कौन चिपकी है? सर ये आकर चिपक गई है यहां पर, कौन? ये कोरक पुट्टी। ये ब्लास्टोसिस्ट थी जो यहां पर चिपकी है। क्यों चिपकी है? क्योंकि एंडोमेट्रियम पर श्लेष्मा ग्रंथियां ने श्लेष्मा निकाल रखी है। अब जैसे ही यहां पर अटैच होएगी, जुड़ेगी, चिपकेगी, तो गिर ना जाए, गिर भी तो सकती है, तो गिर ना जाए उसके लिए ये एंडोमेट्रियम की सेल्स होंगी कि नहीं होंगी? सोचो, ये एंडोमेट्रियम है
और ये एंडोमेट्रियम की सेल्स होंगी। ये सेल जो है फटाफट डिवीजन करके बहुत सारी सेल्स बनाएंगी और ये सेल्स जो है ये इस तरीके से एक लेयर बनाएंगी जो इसको कवर कर लेंगी। हालांकि इसका नाम हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है कि ये जो सेल्स, जो एंडोमेट्रियम की सेल्स है जिन्होंने इस कोरक पुट्टी को कवर कर लिया, इसका स्ट्रक्चर का नाम होता है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है डेसिडुआ। जो हमारी एनसीईआरटी ने नाम तो नहीं बताया है, लेकिन अगर याद रख सकते तो याद रख लेना व्हाट इज डेसिडुआ। डेसिडुआ वो स्तर है, वो लेयर है एंडोमेट्रियम की, वो एंडोमेट्रियम की कोशिकाएं हैं जो इस कोरक पुट्टी के चारों तरफ चढ़ जाती हैं। ये कौन है भैया? ये है कोरक पुट्टी। और ये कोरक पुट्टी के चारों तरफ चढ़ जाती हैं कौन? एंडोमेट्रियम की सेल्स। किसकी सेल है? एंडोमेट्रियम का आवरण है। एंडोमेट्रियम का ये आवरण है जो इस कोरक पुट्टी के चारों तरफ चढ़ जाता है। और जैसे ये चढ़ जाता है तो हम क्या बोलेंगे? कोरक पुट्टी चिपक गई है। किससे? एंडोमेट्रियम के अंदर। अंग्रेजी में बोलते एम्बेडेड हो गई है, घुस गई है, उससे जुड़ चुकी है। इस प्रक्रिया को बोला जाता है अंतःरोपण। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंतःरोपण कहलाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। डन। यहां तक की जो मैंने आपको बातें बताई हैं, प्लीज जहां तक मैंने अभी तक आपको चीज पढ़ाई है या जो चीजें बताई हैं, प्लीज क्या आप मेरे साथ साथ, अभी समय है, क्या एनसीईआरटी को यहां से यहां तक मेरे सामने यहां से यहां तक पढ़ सकते हैं? जो मैंने आपको चीजें बताई है ना आज एनसीईआरटी में, ये पूरी की पूरी चीज मैंने आपको बता दी है। क्या आप मेरे साथ साथ पढ़ सकते हैं? सर एलएच एस्ट्रोजन भी स्रावित कराता है? करवाता है। अभी थोड़ा सा वेट कर लेना एसपी गर्ल, आ जाएगा, आ जाएंगी चीजें। तुमको पता है क्या लगता है? तुमको लगता है कि एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दो। एक दिन में नहीं होता है ना बेटा, पेशेंस के साथ में चीजें पढ़नी पड़ती हैं। आप अगर पेशेंस नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा? आई नो कि आपने ये पहले चीज पढ़ी हुई होगी। यस, एस्ट्रोजन भी स्रावित करता है, प्रोजेस्टेरोन भी स्रावित करता है। एलएच जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन निकलवाया था ना? हाँ सर, एस्ट्रोजन भी निकलता है, रिलैक्सन भी निकलता है, इनहिबिन भी निकलता है। हाँ जी। स्त्री व पुरुष के संभोग के दौरान शिशन द्वारा शुक्र यानी वीर्य स्त्री की योनि में छोड़ा जाता है, यानी वीर्य सेचन होता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन बोलते हैं। वीर्य सेचन क्या था? जब नर अपने वीर्य को मादा योनि में स्थानांतरित कर देता है, छोड़ देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन बोलते हैं। गतिशील शुक्राणु तेजी से तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। जो गतिशील शुक्राणु होंगे जो तेजी से तैरते हुए, किसमें तैरेंगे? वही वीर्य तरल था ना, उससे तैरते हुए ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं। कहां पहुंच गए सर? गर्भाशय में। और फाइनली गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी नलिका के तुम्बिका एम्पुला क्षेत्र में पहुंचते हैं। कहां पहुंचे? एम्पुला। इस बीच अंडाशय द्वारा मोचित अंडाणु, अब आप जानते हैं क्या मोचित का मतलब होता है? निकालना। अंडाशय ने जो निकाला था, क्या निकाला था? अंडाणु नहीं यार, फिर वापस से अंडक निकाला था, अंडक। वो भी तुम्बिका क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु और शुक्राणु दोनों एक ही समय पर तुम्बिका क्षेत्र पर पहुंच जाएं। ठीक है, निषेचन तभी होएगा जब दोनों वहां पर उपस्थित हो, तभी निषेचन होएगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि सभी संभोग क्रियाएं निषेचन और सहगर्भता की स्थिति में नहीं पहुंच पाती हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा संभोग होएगा तो गर्भधारण होएगा, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसकी वजह से शुक्राणु और अंडाणु ना पहुंच पाए। और अगर वो फैक्टर नहीं होंगे तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे, और पहुंच जाएंगे तो गर्भधारण हो जाएगा। डन। यहां तक की बात। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु के साथ एक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये हम जानते हैं कि मादा युग्मक और नर युग्मक के साथ में जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अब एक काम करना, ध्यान से सुनना। हाँ जी, यहां से पढ़ना, यहां से लेकर अभी यहां तक छोड़ देना, पहले यहां से पढ़ना स्टार्ट करना। कहां से? यहां से।
अग्रपिंडक, अग्रपिंडक कौन था? एक्रोसोम। अग्रपिंडक का स्त्रावण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश करने में मदद करता है। पहले तो सोचिए यहां से यहां तक की लाइन में कोई मिस्टेक आपको दिखाई दे रही है? कोई मिस्टेक आपको यहां से यहां तक की लाइन में दिखाई दे रही है कि ठीक है सर यहां पर तो ठीक है कि अग्रपिंडक का स्त्रावण, अग्रपिंडक कौन था? एक्रोसोम। एक्रोसोम ने क्या स्त्रावित किया? एंजाइम। शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण, पारदर्शी अंडावरण कौन सा? जोना पेलुसिडा के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा भित्ति में प्रवेश कराने में मदद करता है। अब जरा सोचिए लाइन क्या कह रही है कि वो जो शुक्राणु के अंदर जो एक्रोसोम था, उस एक्रोसोम में जो भी चीज है जो स्त्रावित होने वाली है वो क्या कर रही है? शुक्राणु को भेज रही है। किसमें? अंडाणु के कोशिका द्रव्य में। कैसे? प्लाज्मा भित्ति और जोना पेलुसिडा को तोड़कर, है ना? यही होएगा ना, जोना पेलुसिडा को तोड़ेंगे, प्लाज्मा भित्ति को तोड़ेंगे। अब थोड़ा कॉमन, क्या प्लाज्मा भित्ति होगा कि प्लाज्मा झिल्ली होएगा? पहली बात तो ये सोचो सर, यहां पर पहली मिस्टेक तो हमको ये दिख गई। पहली क्या? एक ही मिस्टेक है, यहां पर प्लाज्मा भित्ति नहीं होगा, क्या होएगा? प्लाज्मा झिल्ली होगा, क्योंकि प्लाज्मा भित्ति नहीं होती है, झिल्ली होती है। इंग्लिश में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम के एनसीईआरटी चेकआउट कर सकते हैं। मैं चेकआउट कर लिए इसलिए पहले ही बोल देता हूं, है ना, मैं चेक करके आया हूं, वहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखा हुआ है। ठीक है, अब पढ़ो कि अग्रपिंडक का स्त्रावण शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से, यानी किसके माध्यम से? पारदर्शी अंडावरण। पारदर्शी अंडावरण कौन है? जोना पेलुसिडा जेबा, याद करो। पारदर्शी अंडावरण कौन था? ऐसा आवरण जो द्वितीय अंडक के बाहर था, जिसका नाम क्या था? जोना पेलुसिडा। कैसा था? पारदर्शी था। हाँ। उसके माध्यम से अंडाणु की कोशिका द्रव्य में और प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने में मदद करता है। कौन करता है? सर, अग्रपिंडक का स्त्रावण। कि अग्रपिंडक के एंजाइम्स जो हैं वो शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य तथा प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करने में मदद करते हैं। समझ में आया? सोचो, समझ में आया क्या बोल रहे हैं? क्लियर है कि ये है जोना पेलुसिडा, ये शुक्राणु आया, इसका एक्रोसोम, इसके माध्यम से, किसके? इस जोना पेलुसिडा के माध्यम से एक्रोसोम शुक्राणु को इस झिल्ली से होते हुए कोशिका द्रव्य में भेजेगा। कि अरे कॉमन सेंस लगाओ ना यार, एक्रोसोम में एंजाइम है, वो एंजाइम तोड़ा फोड़ी करेंगे तभी तो शुक्राणु अंदर कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? तो किसके माध्यम से होता हुआ आएगा? सर, इस जोना पेलुसिडा से होते हुए, कोशिका झिल्ली से होते हुए किसमें पहुंचेगा? कोशिका द्रव्य में पहुंचेगा। ये वो लाइन है। डन। तो मिस्टेक क्या थी? यहां पर झिल्ली थी। ठीक है, अब यहां से पढ़ो। अब यहां पर देखो कितना गलत तरीके से हमारी एनसीईआरटी ने चीजों को मेंशन किया है। हालांकि ये जितनी भी चीजें लिखी हुई थी ना, ये बाद में आनी चाहिए थी। असली में ये बाद में आनी चाहिए थी, पहले ये चीज आनी चाहिए थी। और हमने तरीके से पढ़ा ना, क्या कि पहले हमने समझा कि अंडाणु बनेगा कैसे। पहले हमने बोला कि अंडाणु बनेगा कैसे। हाँ जी, यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री, यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री। जरा अंशुल कुमार को कर देना बेटा, जरा एक बार अंशुल कुमार नाम से। यह द्वितीय अंडक के, अब देखो यहां से बात स्टार्ट हुई है, कौन सी? द्वितीय अंडक वाली। समझ रहे हो बात जो है कहां से स्टार्ट हुई है? यहां से, द्वितीय अंडक वाली। कि द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। कौन? ये शुक्राणु। ये जो शुक्राणु आ रहा है, ये द्वितीय अंडक के विभाजन को प्रेरित करता है। मेरे भाई ऐसा चांटा लगा देंगे ना अंशुल कुमार, जिंदगी भर। ये हाथ देखा है, बहुत भारी है कसम से। वहीं आकर पकड़ेंगे तुमको जहां पर तुम रह रहे हो। मान जाओ, मत करो, मत करो ये काम। यह द्वितीय अंडक के
यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित कर रहा है। कौन? अरे वो जो स्पर्म आया था, यह द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित कर रहा है द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को? वो स्पर्म जो आया है, वो शुक्राणु जो आया है, जो अग्रपिंडक का जो स्त्रावण जो था, जो शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण के माध्यम से। अब थोड़ा सा लाइन का यहां पर डिफरेंस है, थोड़ा सा ना लाइनों, जो यहां पर लाइन लिखी हुई है वो बड़ी कंफ्यूजिंग से लिखी हुई है। एक तरफ पढ़ने पर बड़ा अजीब से लगता है। क्या लगता है? अग्रपिंडक का स्त्रावण, शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण। ऐसा लगता है अरे शुक्राणु की पारदर्शी अंडावरण, नहीं, कॉमा लगा यहां पर। लाइनों को ध्यान से पढ़ना। अग्रपिंडक का स्त्रावण शुक्राणु, अग्रपिंडक का स्त्रावण जो किसका स्त्रावण था? सर शुक्राणु का था। अब शुक्राणु को की नहीं, शुक्राणु को पारदर्शी अंडावरण, वो पारदर्शी अंडावरण जो है किसका है? अंडे का आवरण कौन? जोना पेलुसिडा। उसके माध्यम से अंडाणु के कोशिका द्रव्य में भेजेगा। लेकिन वो कोशिका द्रव्य में जब जाएगा तो किससे होता हुआ जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली में प्रवेश करते हुए होता हुआ जाएगा। ये है वो पूरी लाइन। हाँ जी, एक्रोसोमल रिएक्शंस बोलते हैं, किशन कुमार। चलिए, ये द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। कौन प्रेरित करता है? जो शुक्राणु आया द्वितीय अंडक के अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करता है। दूसरा अर्धसूत्री विभाजन भी असमान होता है और इसके फलस्वरूप क्या बनता है? द्वितीय ध्रुवीय पिंड बनता है, सेकंड पोलर बॉडी बनती है और एक अगुणित अंडाणु जिसको डिंबाणु, प्रसु या ऊटिड बनाते हैं, मतलब ऊटिड बनता है। यानी फाइनली हमने वो चीज पढ़ ली जो बार बार तुम पूछ रहे थे कि अंडाणु का है, अंडाणु का है, अंडाणु का है। तो जो फैलोपियन नलिका में जो द्वितीय अंडक बैठा था उसके पास में जब शुक्राणु आता है तो शुक्राणु प्रेरित करता है किस चीज को? उसके टच को प्रेरित, उसका टच जो है प्रेरित करता है किस चीज को? अंडाणु। द्वितीय अंडक के अंदर अर्धसूत्री सेकंड जो था वो कंप्लीट होने के लिए, अर्धसूत्री सेकंड कंप्लीट होता है तो क्या बनता है सर? सेकंड पोलर बॉडी बनती है और अंडाणु बनता है। शीघ्र ही शुक्राणु का अंडाणु के अगुणित केंद्र के साथ संलयन हो जाता है और जिससे द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। तो यहां पर पता है एक्चुअली में क्या है? एनसीईआरटी इतने गंदे तरीके से यहां पर मेंशन की गई है। जो चीज जो लिखनी चाहिए थी वो पहले यहां से लिखनी चाहिए थी, यहां से लेकर यहां तक पहले चीज बतानी चाहिए थी, फिर उसके बाद में ये चीज आनी चाहिए थी। क्या? कि शुक्राणु के साथ अंडाणु का संलयन निषेचन कहलाता है। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु का अंडाणु के पारदर्शी अंडावरण कौन था? जोना पेलुसिडा के स्तर में संपर्क में आने पर अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने हेतु उस स्तर में बदलाव होता है। क्या? कि जैसे ही एक शुक्राणु आकर उस जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है तो जोना पेलुसिडा में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अन्य शुक्राणुओं को, अतिरिक्त शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकने के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं नहीं बताया गया है हमारी एनसीईआरटी में। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक अंडाणु को केवल एक ही शुक्राणु जो है वो निषेचित करेगा। यह है यहां पर चीज। सर कैपेसिटेशन क्या है? हो गया किशन कुमार, हो गया बेटा, कैपेसिटेशन हो गया, पढ़ा दिया। सर फिर से बता दो। नहीं, आप कल की क्लास लो बेटा, पूरी क्लास लो। कैपेसिटेशन बताया है, आपने सुना नहीं होगा मेरे ख्याल से। सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम टूटा क्यों है सर जी? कारण तो बताइए। तुषार तमरकार, अरे तुमको कल बताया कि कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हो जाएगी, कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट हो जाएगी तो एंडोमेट्रियम टूटेगी। सोचो जो बनाए रखने वाला था अगर वही नहीं होगा तो खंडर हो जाएगा। सोचो तुषार, एंडोमेट्रियम डीजनरेट क्यों हो रही थी? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया था। क्यों डाउन हो गया था? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गई थी। क्यों डीजनरेट हो गई थी? क्योंकि निषेचन नहीं हुआ था। अब बता, हाँ जी क्लियर है। अब देखिए यहां से यहां तक की जो बातें लिखी हुई हैं सर, यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है
और उसके बाद जो है ये सारी चीजें क्या लिखी हुई हैं, इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ये चीज मैंने आपको बताई थी। ये शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर आ जाता है, युग्मनज बन जाता है, दोनों का केंद्रक फ्यूज हो जाता है। युग्मनज बनने के बाद 2 कोरक खंड बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। ठीक है, अभी मेरे को बस इतनी सी बात बता दीजिए, ये जो चीज मैंने आपको यहां पर दिखाई थी, यहां पर ये युग्मनज जो बना था, क्या मैं युग्मनज को निषेचित अंडाणु बोल सकता हूं? हाँ, एक ही दिन में हो रहा है। बोलो, क्या मैं युग्मनज को निषेचित अंडाणु बोल सकता हूं? क्या मैं युग्मनज को निषेचित अंडाणु बोल सकता हूं? अरे युग्मनज क्या है भाई? जब अंडाणु का निषेचन हो गया वही तो क्या कहलाएगा, निषेचित अंडाणु को ही हम क्या बोलेंगे भाई? ये अंडाणु था, जब इसका निषेचन नहीं हुआ तो अंडाणु कहला रहा है। जब इसका निषेचन हो गया यानी शुक्राणु का केंद्रक और अंडाणु का केंद्रक फ्यूज्ड हो गया तो हम क्या बोलेंगे? अंडाणु निषेचित हो गया। अंडाणु निषेचित हो गया, इट मींस युग्मनज बन गया। तो युग्मनज को हम निषेचित अंडाणु बोल देते हैं। ठीक है, चलो अब जरा सोचो, अंडाणु के बाहर कोई आवरण था? हाँ सर, जोना पेलुसिडा थी। हाँ जी। और कोई कोरोना रेडिएटा थी? हाँ जी, कोरोना रेडिएटा थी, है ना। तो क्या ये चीज यहां पर है युग्मनज में? हाँ भाई, अरे यहां पर भी तो होएगा जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा भी होएंगी। हाँ सर। अब जरा सोचिए, ये युग्मनज चलते चलते कहां जा रहा है? सर ये युग्मनज यहां से सरकते सरकते ये गर्भाशय की तरफ जा रहा है। जब ये इधर से इधर सरकेगा 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 सरकते 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 इधर जा रहा था तो धीरे धीरे कोरोना रेडिएटा डैमेज हो जाती है, लेकिन जोना पेलुसिडा अभी भी बनी हुई है। कौन बनी हुई है? सर जोना पेलुसिडा अभी भी बनी हुई है। कौन बनी हुई है? सर जोना पेलुसिडा अभी भी। क्यों सर जोना पेलुसिडा अभी भी क्यों बनी हुई है? सर जोना पेलुसिडा अभी भी क्यों बनी हुई है? सर दिमाग लगाओ, जोना पेलुसिडा अभी भी क्यों बनी हुई है? सर क्या रीजन है? तो सिर्फ इतना सा रीजन है, अगर ये कोशिकाएं एक दूसरे से अलग हो गई ना बेटा, तो प्रत्येक कोशिका एक युग्मनज की तरह कार्य करती है। क्या बोला मैंने? अगर ये 2 कोरक खंड अगर एक दूसरे से अलग हो गए ना, तो प्रत्येक कोरक खंड युग्मनज की तरह कार्य करेगा। ये अगर अलग हो गए, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तो ये भी एक युग्मनज, ये भी एक युग्मनज, यानी 2 बच्चे बन जाएंगे, वो बनेंगे ट्विंस। सोचो इन 4 में से 3 एक साथ जुड़ी रह गई, एक अलग हो गई, 2 बच्चे बन जाएंगे। सोचो चारों अलग हो गए, 4 बच्चे बन जाएंगे। 8 अलग हो गई, 8 बच्चे बन जाएंगे। 16 अलग हो गई, 16 बच्चे बन सकते। तो तुमने पूछा था ना ट्विंस कैसे होते हैं, हालांकि बाद में बताऊंगा। 2 प्रकार के ट्विंस होते हैं, 2 प्रकार के जुड़वा बच्चे होते हैं। एक होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस जिनको हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं, एक होते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जिनको हम नॉन डाइजाइगोटिक ट्विंस बोलते हैं। तो यहां पर जो ट्विंस बनते हैं, जुड़वा बच्चे बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आइडेंटिकल कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस युग्मनज के अंदर या तो XX कंडीशन होगी या XY कंडीशन होगी। तो यहां पर ये जो दोनों कोशिकाएं होंगी, अगर यहां पर XX हुई तो इस कोशिका में भी XX है, इसमें भी XX है, XY नहीं होएगा। अगर यहां पर दोनों इस कोशिका में XX है तो इन दोनों में भी XX होएगा, यानी दोनों लड़कियां लड़कियां होंगी। इसमें अगर XY है तो ये दोनों जो बच्चे बनेंगे वो भी लड़के लड़के होंगे। इनको हम बोलते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जो दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। और ये क्या कहलाता है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं, क्योंकि एक जाइगोट जो बना था उससे बने हैं ये ट्विंस। एक होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस, जिसमें क्या होता है? एबनॉर्मल कंडीशन में दोनों अंडाशय से क्या आते हैं? द्वितीय अंडक आते हैं। और द्वितीय अंडक अगर दोनों अंडाशय की फैलोपियन नलिका में आ गए, शुक्राणु अगर पहुंच गए, मान लो एक शुक्राणु X वाला चल गया, एक Y वाला चला गया, तो एक लड़का और एक लड़की ट्विंस हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। दोनों XX वाले चले गए तो लड़की लड़की बन जाएंगे, दोनों YY चले गए तो लड़का लड़का बन जाएंगे। वो कहलाते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कहलाते हैं, वो डाइजाइगोटिक ट्विंस कहलाते हैं। हाँ जी, स्पर्म का अंदर जाने के बाद स्पर्म का क्या होता है? स्पर्म खत्म हो जाता है अभिषेक कुमार, केवल और केवल क्या रह जाता है? स्पर्म का सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस और एक होता है समीपस्थ तारक केंद्र जो था वो रह जाता है। क्यों रह जाता है?
क्योंकि अंडाणु के अंदर तारक केंद्र नहीं होता, जैसे तंत्रिका कोशिका में नहीं होता, ऐसे अंडाणु में तारक केंद्र नहीं होता। सोच, अगर तारक केंद्र, अगर शुक्राणु वाला भी खत्म हो जाता तो युग्मनज के अंदर तारक केंद्र ही ना बचता। इसीलिए जो युग्मनज जो होता है, जो निषेचित अंडाणु या युग्मनज जिसको बोल दो, इसके अंदर शुक्राणु का क्या होता है, समीपस्थ तारक केंद्र होता है, जो पहला विदलन कराता है, पहला विभाजन कराता है। हाँ जी, चलो जी, चल कल इसके आगे करेंगे, इसी के आगे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। और क्षय गर्भता और वो वाला कोशिश करेंगे कि कल जो हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मंडे को हम ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। कल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद 1 घंटा हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद 1 घंटा हम पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद मंडे को ये चैप्टर समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलो बाय बाय बच्चों, कल एक बार हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, पढ़कर आना।